स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो मित्रों, आज का जो हमारा प्रखर बैच का एमसीक्यू बैच का जो है 70वीं बीपीएससी के लिए जो प्रोग्राम चल रही है उसका 7वां दिन है और ये 7वां वीडियो है। लाइव भी चल रहा है, ठीक है, और आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये जो 7वां दिन का प्लान है बीपीएससी के लिए, इसमें आज भी हिस्ट्री है और इतिहास में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री अभी कर रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक क्या है, गांधीवादी चरण है। ठीक है, गांधीवादी चरण पे हम लोग आज जो है वो बात करने वाले हैं। इसका जो है 100 एमसीक्यू करेंगे और उसमें हम लोग इसका रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, 100 एमसीक्यू में गांधीवादी चरण शुरू होती है कहाँ से, 1917 से, ठीक है, 1934 तक। 1915 में जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आते हैं, फिर उसके बाद वो एक साल क्या करते हैं, 1 साल से 1.5 साल के करीब जो है वो पूरे भारत को भ्रमण करते हैं। उसके बाद जो है वह अपना आंदोलन स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। तो उसके में जितने भी 100 एमसीक्यू बनाए गए हैं, उन एमसीक्यूज़ का हम लोग आज करने वाले हैं। ठीक है, आपसे अनुरोध है कि अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक कर दीजिए सेशन को और शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए पहले प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर, इसके बाद है डैश डैश, को गुजरात के काठियावाड़ रियासत के, उसके बाद है डैश डैश में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ भरना है, 2 ऑप्शन है दिया गया, प्रत्येक ऑप्शन में दो दो ऑप्शन है, उसका चुनाव करना है। तो हम लोग जानते हैं कि जो मोहनदास करमचंद गांधी है, महात्मा गांधी का पूरा नाम है, और 2 अक्टूबर 1869 को उनका जन्म हुआ था। ठीक है, और कहाँ हुआ था, तो काठियावाड़ रियासत जो था उस समय का, और पोरबंदर में हुआ था। ठीक है, काठियावाड़ रियासत के पोरबंदर में हुआ था। तो पहला में हो जाएगा 1869 और दूसरा में हो जाएगा पोरबंदर। ठीक है, सॉरी, यहाँ हो जाएगा पोरबंदर। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर हुआ। ठीक है, यदि हम लोग एक्सप्लेनेशन देखें तो इसमें कह रहा है मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के काठियावाड़ रियासत के पोरबंदर में हुआ था। उनके पिता राज्य के क्या थे, दीवान थे। दीवान उस समय के जो मंत्री होते थे उनको दीवान कहा जाता था। चलिए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा में कह रहा है कि 2 ऑप्शन दिया गया है। इसमें पहला ऑप्शन है कि गांधी जी ने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई श्यामल दास कॉलेज भावनगर से की थी। ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये क्या चल रहा है, मैथ पढ़ाओ। देखिए, ये सेशन जो है अभी हिस्ट्री का सेशन है, मैथ का सेशन नहीं है, तो हम अभी मैथ नहीं कर सकते। मैथ का सेशन कभी और चल देगा। तो ये इतिहास का जो है सेशन चल रहा है। ठीक है, प्रश्न आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा प्रश्न, जिसमें से 100 एमसीक्यू जो है हम करेंगे। ये एमसीक्यू तैयार किया गया है, एमसीक्यू पे तैयार किया गया है। ये चलता है आपको प्रखर बैच एडुटेरिया का चलता है, तो उनके द्वारा एक प्रोग्राम चला गया है, 50 डेज प्रोग्राम। उस 50 डेज प्रोग्राम को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ डिस्कस करते हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए लाते हैं। तो उसका ये 7वां दिन है और अभी इतिहास चल रहा है। इसके बाद हम लोग दूसरे सब्जेक्ट पे चलेंगे। हिस्ट्री के बाद पॉलिटी है, पॉलिटी के बाद फिर साइंस है, फिर इकोनॉमी है, करंट अफेयर्स है, इसके बाद बिहार स्पेशल है। तो इन सारी सब्जेक्ट्स का 50 दिन का जो है बीपीएससी के लिए टारगेट करके बनाया गया है, तो उस पर हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो जो भी सेशन ज्वाइन करते हैं उनसे अनुरोध है कि वो क्या करें, साथ साथ जो है वो बनाते चलें। ठीक है, क्वेश्चन बनाते चलेंगे और देखेंगे कि किसका कितना सही होता है, इससे रिवीजन होता जाएगा। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री का गांधीवादी चरण का जो इतिहास का है उस टॉपिक का है। ठीक है, चलिए अब आते हैं, हम लोग शुरू करते हैं दूसरा प्रश्न पे। इसमें 2 कथन दिया गया है। पहला कथन कह रहा है गांधी जी ने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई श्यामल दास कॉलेज भावनगर से की थी। ठीक है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है गांधी जी ने अपनी वकालत की पढ़ाई यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से की थी। बारहवीं का मैथ पढ़ा सकते हैं क्या सर? देखिए, ये जो क्लास है ना, ये 11वीं-12वीं के लिए नहीं है, ये क्लास आपको कंपटीशन के लिए, ठीक है, बीपीएससी के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए। तो इस तरह के मैसेज ना करें, आपसे अनुरोध है। WT फॉर यू, ठीक है, वेट फॉर यू। चलिए, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो उत्तर सही है। दोनों ही कथन क्या है, सही है। ठीक है, गांधी जी की जो प्रारंभिक पढ़ाई हुई थी वो राजकोट से हुई थी और उन्होंने हाई स्कूल श्यामल दास कॉलेज भावनगर से किया था।
तथा वकालत की पढ़ाई जो है यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से की थी। ठीक है, तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ष गांधी जी अपने मुवक्किल से जुड़े मामले के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए थे? तो कौन से वर्ष कह रहा है गांधी जी जो है अपने मुवक्किल से जुड़ने के लिए कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो एक केस लड़ने के लिए पहले पहल जो है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जाते हैं 1893 में। ठीक है, फिर वहाँ जो है रह जाते हैं, रुक जाते हैं। ठीक है, तो इंग्लैंड में कानून की पढ़ाई करने के बाद गांधी जी 1893 में अपने मुवक्किल से जुड़े एक मामले के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में। ठीक है, ये याद रखना है। चौथे प्रश्न पे आते हैं। उसमें कह रहा है कि माफ कीजिएगा, थोड़ा हिल गया। ठीक है, चौथे प्रश्न में कह रहा है कि उनके मुवक्किल का नाम क्या था जिसके कारण गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे? तो कौन थे मुवक्किल जिनके कारण जो है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे? पहला ऑप्शन कह रहा है दादा अब्दुल्ला, मोहम्मद माजिद, गोपाल भाई पटेल, तारक मेहता। ठीक है, ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाला तारक मेहता नहीं है। ठीक है, उस समय के बहुत ही बड़े क्रिटिक्स थे। तो दादा अब्दुल्ला के सिलसिले में गए थे गांधी जी। 1893 में अपने मुवक्किल दादा अब्दुल्ला से जुड़े एक मामले के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए थे। ठीक है, किनके सिलसिले में? दादा अब्दुल्ला के सिलसिले में। पांचवें प्रश्न पे आते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र या पत्रिका गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया गया था? तो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सी पत्र या पत्रिका शुरू किए थे? ऑप्शन में दिया गया है हरिजन, दूसरा कह रहा है कि यंग इंडिया, तीसरा कह रहा है इंडियन ओपिनियन, चौथा कह रहा है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो देखिए, सत्य के साथ मेरे प्रयोग जो है उनके द्वारा लिखी गई ऑटोबायोग्राफी है, उनकी अपनी जो है आत्मजीवनी है। ठीक है, तीसरा कथन जो है इंडियन ओपिनियन, ये नहीं है। हरिजन भी जो है भारत आकर के यहाँ शुरू किए थे। यंग इंडिया है। ठीक है, यंग इंडिया, और केवल 3 इसका कह रहा है कि उत्तर है, तो केवल 3 कौन है? इंडियन ओपिनियन। ठीक है, यंग इंडिया भी इंडिया में आए थे। ठीक है, डी इसका उत्तर है। वो कहाँ? तो भारत में ही शुरू किए थे यंग इंडिया, माफ़ करिएगा। तो भारतीयों के विभिन्न वर्गों को एकजुट करने के लिए दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और 1904 में इंडियन ओपिनियन नामक अखबार शुरू किए थे। तो इंडियन ओपिनियन क्या थे? अखबार था जिनको शुरू किए थे गांधी जी ने। छठे प्रश्न पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य या गतिविधि महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में की गई थी? तो महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में की गई थी, वो कह रहा है कि पंजीकरण प्रमाण पत्रों के खिलाफ सत्याग्रह, भारतीय प्रवास पर प्रतिबंध के खिलाफ अभियान, मतदान कर और भारतीय विवाहों को अमान्य ठहराने के खिलाफ अभियान, और चौथा दिया हुआ है कि ट्रांसवर्सल आव्रवर्जन के खिलाफ विरोध। तो महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका में क्या किए थे, कौन सी गतिविधि किए थे? तो जो वहाँ पर भारतीय प्रवास पर जब प्रतिबंध के खिलाफ नहीं था, मतदान कर और भारतीय विवाह को अमान्य ठहराने के खिलाफ अभियान किए थे। ठीक है, तो ये चारों के चारों क्या है? सही है, सभी कथन सही है। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा की गई निम्नलिखित सभी गतिविधियां क्या है? सही है। 1894 में उन्होंने क्या की थी? नटाल कांग्रेस की स्थापना की थी। 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी, जो आज भी चलाई जा रही है। 1906 में जो है प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किया था उन्होंने, जिनको आकर के यहीं पर इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, वेट फॉर यू, आप कह रहे हैं कि सर मैथ का भी शेड्यूल बनाओ। देखिए भाई, मैथ का शेड्यूल हम नहीं बना सकते हैं क्योंकि हम इस चैनल पे मैथ नहीं पढ़ा सकते हैं। ठीक है, यदि मैथ हमारा जो चलता है इस सेशन पे, यदि किसी भी चलाने का प्रोग्राम भी बनेगा तो वो जो है वो स्कूलिंग के लिए नहीं होगा, वो कंपटीशन के लिए होगा। ठीक है, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए होगा। तो जब भी ऐसा कुछ होगा वो प्रोग्राम जो है हम डाल के बनाएंगे, पर अभी ऐसा कोई शेड्यूल नहीं है। ठीक है, तो बीपीएससी के लिए यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए मैथ चलेगा। ठीक है, मैथ का भी बीपीएससी के लिए चलेगा, तो आप रुक सकते हैं। ठीक है, स्कूलिंग के लिए जो है यहाँ पे व्यवस्था नहीं होगी मैथ का। तो आप कंपटीशन का चलाना चाहते हैं तो, क्योंकि आपने आगे पूछा है कि 12th का मैथ पढ़ाओ, 12th का नहीं पढ़ाया जा सकता है। ठीक है ना, हर चीज़ का अपना एक फॉर्मेट होता है, तो यहाँ पे नहीं कर सकते, यहाँ पे हम खिचड़ी नहीं कर सकते। हम सिविल सर्विसेज को लेकर के चलते हैं तो उतना ही चल सकते हैं। ठीक है,
तो बीपीएससी के लिए जो रिक्वायरमेंट मैथ है उसका सेशन चलेगा, ठीक है, पर अभी नहीं चलेगा, सब्जेक्ट्स के बाद, वो टाइम लगेगा अभी उसमें। चलिए, तो 7वें प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे? 9 जनवरी 1914, 15 जनवरी 1914, 15 जनवरी 1915, 9 जनवरी 1915। तो किस वर्ष जो है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे? वो लौटे थे 9 जनवरी 1915 को, ठीक है। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए। दक्षिण अफ्रीका में उनके प्रयास न केवल शिक्षित लोगों के बीच बल्कि आम जनता के बीच भी प्रसिद्ध थे। वर्तमान में इस दिवस को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। 8वें प्रश्न में चलते हैं। 8वां प्रश्न कह रहा है कि चंपारण सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहला कथन, 3 कथन दिया हुआ है इसमें। पहला कथन देखना है, कह रहा है रामचंद्र शुक्ल ने गांधी जी से नील की खेती के संदर्भ में किसानों की समस्याओं पर गौर करने का अनुरोध किया था, ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि 1917 के दौरान बिहार के चंपारण में 3 कठिया प्रणाली प्रचलित थी। 3 कठिया प्रणाली क्या होता था कि किसी भी किसान के पास जितनी ज़मीन होती थी उसको 3 हिस्सा में बांट दीजिए और 1 हिस्सा यानी कि जो तिहाई होता था उसमें जो है नील की खेती करना अनिवार्य होता था, ठीक है। उसी को 3 कठिया प्रणाली कहा जाता था। तो 1917 के दौरान कह रहा है बिहार के चंपारण में 3 कठिया प्रणाली प्रचलित थी। और तीसरा कथन कह रहा है कि गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद, नरहरि पारेख, जेबी कृपलानी और जेपी नारायण आदि शामिल हुए थे, ठीक है। तो ये सही है, ठीक है ना। तीसरा जो है इसका सही नहीं है, केवल 2 कथन जो है इसमें क्या है सही है। 3 कठिया प्रणाली जो थे वही सही थे। गांधी जी के साथ जो है राजेंद्र प्रसाद सही शामिल हुए थे, उसमें जेपी नारायण नहीं थे, जयप्रकाश नारायण जो है वो नहीं थे, ठीक है। तो देखिए राजकुमार शुक्ल ने जो है नील और 3 कठिया के प्रणाली के संदर्भ में किसानों की समस्या पर गौर करने का अनुरोध किया था, ठीक। गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद, नरहरि पारेख, जेबी कृपलानी शामिल हुए थे लेकिन जेपी नारायण नहीं थे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। चंपारण सत्याग्रह के परिणाम क्या थे? कह रहे अवैध राशि का केवल 25% ही मुआवजा दिया गया। दूसरा कह रहे 3 कठिया प्रथा समाप्त कर दी गई। तो दूसरा कथन तो सही है, चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था गांधी जी के द्वारा उसमें दूसरा कथन सही है, ठीक है। 3 कठिया प्रथा जो है वह समाप्त कर दी गई। और पहला कह रहा है कि अवैध राशि का केवल 25% ही मुआवजा दिया गया था। तो पहला और दूसरा दोनों ही सही है, ठीक है। 1917 में चंपारण बिहार में महात्मा गांधी के नेतृत्व में चंपारण सत्याग्रह सफलतापूर्वक पूरा हुआ था। ब्रिटिश प्लांट्स ने ली गई राशि का 25% वापस करने पर सहमति व्यक्त की थी। जो नील का प्लांट्स था, कारखाने थे, फैक्ट्री थे, ठीक है, तो उतनी जितनी राशि ली गई थी उसका 25% क्या करना था, उसको वापस करने पर सहमति हो गई थी। और 3 कठिया प्रथा को भी क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। एनडीए का हो सकता है क्या सर? एनडीए का नहीं हो सकता है बाबू, ठीक है। एनडीए का जो सिलेबस है वो स्कूलिंग सिलेबस है, उसका नहीं कर सकते हम लोग। 10 में कह रहा है कि चंपारण सत्याग्रह था। चंपारण सत्याग्रह कह रहा है क्या था? प्रथम भूख हड़ताल था, प्रथम असहयोग आंदोलन था, प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन था, प्रथम अखिल भारतीय सत्याग्रह था। तो ये अखिल भारतीय सत्याग्रह तो बिल्कुल नहीं था, ठीक है। प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन, प्रथम असहयोग आंदोलन, प्रथम भूख हड़ताल, ठीक है। तो ये प्रथम क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन था, क्योंकि जो आज्ञा दी जा रही थी, जो आदेश दिए जा रहे थे किनके थ्रू, तो अंग्रेजों के थ्रू उनको क्या किया जा रहा था, अवहेलना की जा रही थी विनय के साथ में, ठीक है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो। तो चंपारण सत्याग्रह 1907 गांधी जी के नेतृत्व में पहला सविनय अवज्ञा सत्याग्रह था। इसकी सफलता के बाद उन्हें रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी। तो चंपारण सत्याग्रह जब सफल हुआ था उसी के उपलक्ष्य में जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने उनको महात्मा की उपाधि दी थी, ठीक है। 11 में कह रहा है कि अहमदाबाद मिल हड़ताल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथन का चयन कीजिए, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह जब सफल हुआ था तो उसके बाद जो है अहमदाबाद में और खेरा में, तो गुजरात में 2 आंदोलन होते हैं, एक अहमदाबाद में, एक खेरा में गुजरात में। तो कह रहा है उसके संबंध, इसमें अहमदाबाद मिल हड़ताल जो हुआ था उसके संबंध में बात करना है, ठीक ना। तो कपास मिल के मजदूर अपने वेतन में 50% की वृद्धि की मांग कर रहे थे, ठीक है।
कह रहा है कपास मिल के जो मजदूर है वो अपने वेतन में 50% की वृद्धि की मांग कर रहे थे। बी में कह रहा है कि मिल मालिक वेतन केवल 35% वेतन वृद्धि देने के लिए तैयार थे। तीसरा कह रहा है कि यह महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में पहली भूख हड़ताल थी। डी में कह रहा है कि अंत में न्यायाधिकरण ने मजदूरों को 35% यानी 35% वेतन वृद्धि का आदेश दिया था। ठीक है, तो पहला जो कथन है गलत कथन का चयन करना है इसमें। तो कह रहा है कि मिल मालिक 35% वेतन वृद्धि देने के लिए तैयार थे, तो यही कथन क्या है, गलत है। ठीक है, तो मिल मालिक केवल 35% वृद्धि देने के लिए तैयार थे, ये गलत है। मिल मालिक जो है इतनी देने के लिए तैयार नहीं थे, उसको 35% पर लाया गया था। ठीक है, बल्कि 20% ही वो देने के लिए तैयार हुए थे। ठीक है, जबकि जो मजदूर थे उनका मानना था कि हमको 50% वेतन वृद्धि चाहिए। ठीक है, तो ये अहमदाबाद में जो मील हड़ताल होती है 1918 में महात्मा गांधी द्वारा पहली भूख हड़ताल होती है, तो ये कथन सही था। अंत में मिल मालिक ने मजदूरों को क्या कर दिया, 35% वृद्धि प्रदान कर दी थी। ठीक है, तो इनका 20 मानना था मालिकों का, और जो मजदूर थे उनका मांग था 50%। ठीक है, तो अंत में फैसला क्या हुआ, 15% मजदूर जो है कम हो गए, मांग में 15% की कटौती कर दी, और मालिक जो है वो 15% की वृद्धि कर दी। तो 20 से आ गया कहाँ पे, बीच में 35% पर मामला सेटल हो गया था। 12वें प्रश्न पे देखते हैं। इसमें कह रहा है कि अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना अनुसुईया बहन द्वारा किस वर्ष की गई थी। तो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना अनुसुईया बहन द्वारा किस वर्ष की गई थी, 1918, 1919, 1920, 1921। तो ये किस वर्ष की जाती है, ये की जाती है 1920 में। ठीक है, तो वर्ष 1920 में अहमदाबाद में अनुसुईया बहन एवं महात्मा गांधी द्वारा अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन का गठन किया जाता है। कब, तो 1920 में। 13वें प्रश्न में कह रहा है कि खेरा सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है इसमें कि किसानों ने वर्ष 1919 के लिए राजस्व निलंबन के संबंध में ब्रिटिश सरकार को याचिकाएं प्रस्तुत की। ठीक है, किसानों ने प्रथम वर्ष 1919 के लिए राजस्व निलंबन के संबंध में ब्रिटिश सरकार को याचिकाएं प्रस्तुत की। दूसरा कथन कह रहा है कि खेरा सत्याग्रह के बाद ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश सरकार ने कर संग्रह को कम करने की घोषणा की, लेकिन जब्त की गई संपत्ति वापस नहीं की। ठीक है, उपरोक्त में से कौन सा कथन कह रहा है कि सही है। सही कथन इसमें से हमको क्या करना है, चुनना है। ठीक है, तो देखिए खेरा सत्याग्रह में केवल एक कथन सही था, उसके संदर्भ में जो दिया गया है, खेरा सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है, किसानों ने वर्ष 1919 के लिए राजस्व निलंबन के संबंध में ब्रिटिश सरकार को याचिकाएं प्रस्तुत की थी। आंदोलन के अंत में जो है ब्रिटिश सरकार ने कर संग्रह को कम करने और जब्त की गई सभी संपत्ति वापस करने की घोषणा की थी, जबकि जो प्रश्न में दिया गया ऑप्शन है वो कह रहा है कि वापस नहीं किया था। ठीक है, तो वापस किया था ये। 14वें प्रश्न पे देखें, तो इसमें कह रहा है भारत रक्षा विनियमन अधिनियम कब पारित किया गया था। भारत रक्षा विनियमन अधिनियम कब पारित किया गया था, 1913, 1915, 1917, 1919। ठीक है, तो भारत रक्षा विनियमन अधिनियम जो है 1915 में पारित किया गया था। भारत रक्षा विनियमन अधिनियम 1915 में पारित किया गया था। 1915 का भारत रक्षा विनियमन अधिनियम जो है, जिसे भारत का विनियमन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, 1915 में भारत के गवर्नर जनरल द्वारा अधिनियमित एक आपातकालीन आपराधिक कानून था। यह कानून क्या था कि ब्रिटिश सरकार को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान विशेष रूप से पंजाब में खतरों से निपटने के लिए विशेष शक्तियां देने के लिए बनाया गया था। ठीक है, चलिए 15वें प्रश्न पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि रॉलेट एक्ट अधिनियम में निम्नलिखित सिफारिशें थी। तो रॉलेट एक्ट अधिनियम में क्या क्या सिफारिशें थी। पहला कह रहा है कि कार्यकर्ताओं को बिना किसी मुकदमे के निर्वासित किया जाना चाहिए या 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि कार्यकर्ताओं पर बिना जूरी के मुकदमा चलाया जाना चाहिए।
तीसरा कथन कह रहा है इसमें कि देशद्रोह के संदेह के आधार पर बिना वारंट के भारतीयों को गिरफ्तार करने की अनुमति दी जानी चाहिए। और चौथा कह रहा है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण कानून को निलंबित कर दिया जाना चाहिए। तो रॉलेट अधिनियम में, रॉलेट एक्ट में जो है इनमें से कौन कौन सिफारिशें शामिल थी उसको कह रहा है कि सही कथन को चुनना है। तो चारों ही कथन क्या है इसमें सही है, चारों ही जो प्रावधान है वो रॉलेट एक्ट में थी। रॉलेट एक्ट जो है 1919 में निम्नलिखित सिफारिशें थी। क्या क्या थी? तो कार्यकर्ताओं को बिना किसी मुकदमे के निर्वासित किया जाना था। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं बिना वकील बिना दलील। ठीक है, दोष या उसको तो 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता। दूसरा कथन जो है कार्यकर्ताओं पर बिना जूरी के मुकदमा चलाया जाना चाहिए था, तो ये भी था। और देशद्रोह के संदेह के आधार पर ही बिना वारंट जो है उनको अरेस्ट किया जा सकता था। ठीक है, और चौथा जो था बंदी प्रत्यक्षीकरण निलंबित कर दिया गया था, क्योंकि कोर्ट में जज के सामने जो है बंदी को प्रस्तुत करना ही चाहिए। ठीक है, ये कानून को भी रद्द कर दिया गया था। 16वां प्रश्न कह रहा है कि गांधीवादी सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला कह रहा है कि सत्याग्रह का उद्देश्य शत्रु को परास्त करना है। ठीक है, तो क्या यह गांधीवादी सिद्धांत है? बी में कह रहा है कि सत्याग्रह का हथियार अहिंसा है। सी में कह रहा है कि सत्याग्रही को अपने विश्वास पर दृढ़ रहना चाहिए। डी में कह रहा है सत्याग्रही को अपने शत्रुओं के प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखनी चाहिए। तो आपको नहीं लगता है कि गांधीवादी सिद्धांत में बी, सी और डी है, तो ए नहीं है, ए गलत है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इसीलिए उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ए ही हमारा उत्तर है। सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को परास्त करना है? बिल्कुल नहीं, सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को परास्त करना नहीं था। शत्रु को क्या करना था? उनके अपराध बोध कराना था उनको। ठीक है, गांधी के सत्याग्रह का अर्थ है अहिंसा, जो हिंसा से भी बड़ी शक्ति है। पीड़ा ही इसकी प्रेरक शक्ति थी। एक बार जब उत्पीड़कों को अहिंसक प्रदर्शनकारियों पर जितना संभव हो उतना बल प्रयोग करने दिया जाता है, तब तक जब तक कि एक ऐसी स्थिति न आ जाए कि वे और अधिक हिंसा न कर सके। इसलिए दुश्मन को हराने का कोई मकसद नहीं है, बल्कि उनकी धारणा को बदलना था। ठीक है, तो गांधीवादी सिद्धांत का क्या था कि धारणा को बदलना था कि यदि कोई हिंसा चाहता है तो ठीक है, उसको हम हिंसा करने देते हैं, लेकिन हम इधर से हिंसा नहीं करेंगे, हम सहेंगे। जितना करना है अंतिम क्षण तक क्या करेंगे, सहते रहेंगे। 17वां प्रश्न कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका के निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर उतार दिया गया था? तो कौन सा रेलवे स्टेशन था वो जहां पर महात्मा गांधी को ट्रेन से उतार दिया जाता है? ठीक है, जोहान्सबर्ग, पीटर्स मैरिट्सबर्ग और डरबन, प्रिटोरिया। तो वो रेलवे स्टेशन था पीटर मैरिट्सबर्ग। ठीक है, गांधी जी को 1893 में व्यापारी दादा अब्दुल्ला के कानूनी सलाहकार के रूप में काम करने के लिए दक्षिण अफ्रीका के डरबन पहुंचे। जून में दादा अब्दुल्ला ने उन्हें ट्रांसवाल में प्रिटोरिया की यात्रा करने के लिए कहा, एक यात्रा जो गांधी जी को पहले पीटर मैरिट्सबर्ग ले गई। इसी क्रम में पीटर मैरिट्सबर्ग में रेलवे स्टेशन में टीटी ने उन्हें ट्रेन से उतार दिया था। 18 में कह रहा है कि अभिकथन ए, 2 कथन दिया हुआ है इसमें, कथन और कारण का है। कथन ए कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में संघर्षों ने गांधी जी को राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए तैयार किया। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका में संघर्षों ने गांधी जी को राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए तैयार किया। कारण कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की उग्रता को देखते हुए गांधी जी को विश्वास था कि भारतीय लोग उग्र संघर्ष और किसी उद्देश्य के लिए बलिदान देने के लिए तैयार होंगे। ठीक है, तो कथन और कारण जो है वो दोनों क्या है, सही नहीं है। कथन सही है पर कारण क्या है, गलत है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में ही गांधी जी ने खुद को खोजा। वे शर्मीले और डरपोक युवा के एक सफल संगठनकर्ता और नेता के रूप में उभरे। दक्षिण अफ्रीका के संघर्षों के बाद ही उन्होंने खुद को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व के लिए तैयार किया था। ये कथन है, ये सही था। कारण गलत था। कारण कह रहा है कि वहाँ पर संघर्ष पे हिंसक तरीकों से जोड़ा जाता है। आमतौर पर संघर्ष को हिंसक तरीकों से जोड़ा जाता है।
उग्रवाद को आमतौर पर संघर्ष के हिंसक तरीकों से जोड़ा जाता है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का संघर्ष पूरी तरह अहिंसक और सत्याग्रह पर आधारित था। इसलिए कारण जो है आर को सही नहीं ठहराया जा सकता है। ठीक है, में कह रहा है कि निम्नलिखित में से महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? सी आर दास, दादा भाई नौरोजी, बीजी तिलक, जी के गोखले। ठीक है, बीजी तिलक मतलब बाल गंगाधर तिलक और जी के गोखले का मतलब हो गया गोपाल कृष्ण गोखले। सी आर दास का मतलब होगा चित्तरंजन दास। ठीक है, तो कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा, आप लोग दे दीजिए। चलिए, डी इसका उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। 20वें प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कह रहे हैं बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में भोजन विषाक्तता से हत्या के प्रयास में महात्मा गांधी की जान बचाई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है 69वीं में पूछा जा चुका है। ठीक है, 69वीं बीपीएससी में 69th में पूछा जा चुका है या 68वीं में पूछा जा चुका है। ठीक ना, 68वीं में जो है ये पूछा जा चुका है कि बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में भोजन में जो है जहर मिला दिया था, इससे हत्या का प्रयास किया गया था गांधी जी को, तो उससे जान बचाई थी, कोई रसोइया था। ठीक है, तो ये हुआ था चंपारण सत्याग्रह के दौरान। ठीक है, उनका नाम था बत्तख मियाँ। ठीक है, बत्तख मियाँ। तो बत्तख मियाँ जो है बिहार में नील की खेती करने वाले अंग्रेज मैनेजर के लिए रसोइया थे, जिन्हें लोकप्रिय तौर पर इरविन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उस समय कौन थे? इरविन थे। चंपारण सत्याग्रह के दौरान उन्होंने गांधी जी को खाने पर आमंत्रित किया और बत्तख मियाँ को दूध में जहर मिलाकर गांधी जी को देने के लिए मजबूर कर दिया था। ठीक है, लेकिन गांधी जी को दूध पिलाते समय बत्तख मियाँ रो पड़े और उन्होंने गांधी जी को जहर के बारे में बताया और गांधी जी सुरक्षित बच गए। ठीक है, इस कहानी की पुष्टि जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1950 के दशक में मोतिहारी में दिए गए अपने एक भाषण में की है, जिसका उल्लेख दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर गिरीश मिश्रा के लिए गांधी का चंपारण संघर्ष में किया गया है। ठीक है, तो डॉक्टर गिरीश मिश्रा का एक लेख है गांधी का चंपारण संघर्ष, उनमें जिक्र किया गया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने भाषण में इस घटना का जिक्र किया था। ठीक है, बाकी गांधी जी का जो अपना ऑटोबायोग्राफी है उसमें इस घटना का जिक्र नहीं मिलता है। निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द गढ़ा? कह रहे सत्याग्रह शब्द किसने गढ़ा? हरिलाल गांधी, महात्मा गांधी, रामदास गांधी और मणिलाल गांधी। ये गांधी जी के पुत्र थे। ठीक है, तो सत्याग्रह शब्द गढ़ा था महात्मा गांधी ने, स्वयं महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शब्द गढ़ा था। महात्मा गांधी के भतीजे मगनलाल गांधी ने पहली बार सत्याग्रह, ठीक है, सदाग्रह शब्द का इस्तेमाल किया, एक प्रतियोगिता के दौरान किया था जिसके लिए उन्हें पुरस्कृत किया गया था। सत्याग्रह का मतलब है सच्चाई और दृढ़ता। ठीक है, बाद में गांधी जी ने इस शब्द को सत्याग्रह के रूप में सुधारा, इसलिए यह स्पष्ट है कि सत्याग्रह शब्द का इस्तेमाल जो है सबसे पहले गांधी जी ने किया था। तो इनके जो भतीजे थे मगनलाल गांधी, वो मगनलाल गांधी सदाग्रह का इस्तेमाल किया था। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि सदाग्रह शब्द जो है या सत्याग्रह शब्द किस शब्द का सही रूपांतरण है, तो यह सदाग्रह का है। ठीक है, 22वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 22वें प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि विदेशी कपड़ों से निपटने का सबसे अच्छा तरीका विनाश है? ठीक है, मतलब कि उस कपड़ों को क्या कर दिए, अब विनाश कर दीजिए, जला दीजिए। तो रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो कौन थे वो? तो निम्नलिखित में से किसने कहा था कि विदेशी कपड़ों से निपटने का सबसे अच्छे तरीका जो है वह विनाश है? वो कहा था महात्मा गांधी ने। ठीक है, गांधी जी ने कहा था कि विदेशी कपड़ों से निपटने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, कि उनका विनाश कर दो। गांधी जी ने इस विनाश को राष्ट्र के स्वाभिमान से जोड़ दिया था कि विदेशी कपड़ों का हम विनाश कर देंगे तो हमारे पास बचेगा कौन से कपड़ा? देसी कपड़ा, तो हम विदेशी कपड़ा पहनेंगे ही नहीं। ठीक है, 23वें प्रश्न पे बात करते हैं। इसमें कह रहा है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन में निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? ठीक है, तो पहला कारण है कि चंपारण सत्याग्रह, दूसरा अहमदाबाद मिल हड़ताल, तीसरा कह रहा है खेरा सत्याग्रह, चौथा कह रहा है असहयोग आंदोलन। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन में जो है घटनाओं का सही कालानुक्रम है, तो पहले तो आए थे कौन? चंपारण सत्याग्रह 1917 में। ठीक है,
ये होता है 1917 में। अहमदाबाद मिल हड़ताल होता है 1918 में, लेकिन ये मई जून में ही होता है। खेरा सत्याग्रह उसके बाद होता है, ठीक है, 1918 में ये भी होता है, और असहयोग आंदोलन उसके बाद होता है। 1 2 3 4 इसका सही उत्तर है, ठीक है, 1 2 3 4 ही इसका सही उत्तर है। चलिए, तो महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन का कालानुक्रम इस तरह से है। चंपारण सत्याग्रह 1917 में, अहमदाबाद मिल हड़ताल जो होता है वह 1918 में फरवरी मार्च में होता है, अहमदाबाद मिल हड़ताल, ठीक है, माफ़ कीजिएगा हम मई जून बोल दिए थे। अहमदाबाद मिल हड़ताल जो है फरवरी मार्च में ही होता है। खेरा सत्याग्रह जो है मार्च से जून तक चलता है, ठीक है। तो पहले अहमदाबाद मिल हड़ताल होता है 1918 में, उसके बाद खेरा सत्याग्रह होता है 1918 में, फिर होता है असहयोग आंदोलन, ये तो 1920-22 का समय है, ठीक है। 24 में कह रहा है कि किसके कार्य ने गांधीवादी अवधारणा को प्रभावित किया है। तो किसका कार्य है जो गांधीवादी अवधारणा को प्रभावित किया है? रस्किन, थोरो, टॉल्स्टॉय, उपरोक्त सभी। तो गांधीवादी अवधारणा को प्रभावित किया है सभी ने, ठीक है। कैसे किया है? तो रस्किन और थोरो और टॉल्स्टॉय जैसे धर्मनिरपेक्ष लेखकों ने गांधीवादी विचारधारा को बहुत प्रभावित किया है। एक व्यक्ति जिसने गांधी और भारतीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए उनकी रणनीति को बहुत प्रभावित किया, वह हेनरी डेविड थोरो थे, ठीक है। मुख्य रूप से सविनय अवज्ञा पर उनके निबंध से। रस्किन से गांधी जी ने शारीरिक श्रम का सम्मान करना सीखा। टॉल्स्टॉय से प्रसिद्ध उद्धरण और ईश्वर का साम्राज्य आपके भीतर है, इस चीज़ को गांधी जी ने टॉल्स्टॉय से सीखा था और गांधी जी को प्रेरित किया था यह बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। यह उनके अहिंसा आंदोलन का आधार बन गया था कि ईश्वर क्या है? आपके अंदर है। 25 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन गांधी जी से संबंधित नहीं है? स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह। तो जो स्वदेशी आंदोलन है वो सही नहीं है, ये 1905 में गांधी जी के बिना ही हुआ था, ठीक है। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन हुआ था, हालांकि पूरे भारत में इसकी रही थी, लेकिन कुछ क्षेत्रों में नहीं भी हुई थी, ठीक है। तो स्वदेशी आंदोलन से जुड़े नहीं थे क्या? ठीक है, गांधी जी नहीं जुड़े थे। स्वदेशी आंदोलन कब होती है? 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू किया गया था और 1911 तक जो है जारी रहता है। इस आंदोलन के दौरान जो है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। बाकी सभी आंदोलनों का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, ठीक है। बाकी सभी आंदोलनों से मतलब क्या है कि खिलाफत आंदोलन का भी नेतृत्व, व्यक्तिगत सत्याग्रह और रॉलेट एक्ट भी, ठीक है। 26वें प्रश्न में चलते हैं। इसमें कह रहा है कि 1917 ईस्वी के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं था? 1917 का जो चंपारण सत्याग्रह है उससे कौन संबंधित नहीं था? जेबी कृपलानी, राजकुमार शुक्ला, राजेंद्र प्रसाद, राम मनोहर लोहिया, ठीक है। तो इसमें कौन नहीं थे? तो राम मनोहर लोहिया नहीं थे। राम मनोहर लोहिया को छोड़कर सभी चंपारण सत्याग्रह से जुड़े थे। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी का क्या अनुसरण करने का फैसला किया और उन्हें चंपारण आने और समस्या की जांच करने के लिए राजी कर लिया था। आचार्य जेबी कृपलानी जो है चंपारण जांच में महात्मा गांधी के सहयोगियों में से एक थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, CF एंड्रयूज़, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा, ब्रज किशोर प्रसाद, HS पोलाक चंपारण आंदोलन में गांधी जी के सहयोगी थे, ठीक है। चलिए 27वें प्रश्न पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा चंपारण सत्याग्रह का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू था? तो चंपारण सत्याग्रह का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू था, पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें कह रहा है कि राष्ट्रीय आंदोलन में वकीलों, छात्रों और महिलाओं की सक्रिय अखिल भारतीय भागीदारी। दूसरा कह रहा है बी में कि राष्ट्रीय आंदोलन में भारत के दलित और आदिवासी समुदाय की सक्रिय भागीदारी। सी में कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान और शांति में शामिल होना। डी में कह रहा है कि बागान फसलों और वाणिज्यिक फसलों की खेती में भारी कमी आना, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कह रहा है कौन सा चंपारण सत्याग्रह का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू था? तो जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू था वो कौन था? वो था बागान फसलों और वाणिज्यिक फसलों की खेती में भागीदारी।
1917 का चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था। चंपारण सत्याग्रह का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू बागानी फसलों और वाणिज्यिक फसलों की खेती में भारी कमी थी। ठीक है, चलिए 28वें प्रश्न पे चलते हैं। देखिए तब तक आप प्रश्न। इसमें कह रहा है कि चंपारण आंदोलन मूलतः इसके खिलाफ था। किसके खिलाफ था? भूमि स्वराज, नकदी फसलें, ब्रिटिश सरकार की कृषि नीतियाँ और भूमि अनुदान। तो क्या लगता है आपको, क्या उत्तर होना चाहिए इसका? तो इसका उत्तर बी होना चाहिए, नकदी फसलें। ठीक है, चंपारण आंदोलन का मूलतः नकदी फसल, नील की खेती फसल के खिलाफ था। ठीक है, 29वें में देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन फरवरी 1918 में यूपी किसान सभा के गठन से जुड़ा नहीं था? तो यूपी किसान सभा के गठन से कह रहा है कि कौन जुड़ा नहीं था जो 1918 में यूपी में हुआ था, फरवरी 1918 में? इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्रा, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय। ठीक है, तो कौन इसमें जुड़ा हुआ नहीं था? तो जवाहरलाल नेहरू जुड़े हुए नहीं थे। अवध में जो है होम रूल लीग आंदोलन के कार्यकर्ता बहुत सक्रिय थे। इसमें मुख्य रूप से होम रूल कार्यकर्ताओं के प्रयासों से ही उत्तर प्रदेश में किसान सभाओं का गठन हुआ। उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना फरवरी 1918 में गौरी शंकर मिश्रा और इंद्र नारायण द्विवेदी ने किया था। ठीक है, मदन मोहन मालवीय ने उनके प्रयासों को समर्थन किया और पंडित जवाहरलाल नेहरू उत्तर प्रदेश किसान सभा के गठन से जुड़े हुए नहीं थे। ठीक है, चलिए 30वें प्रश्न पे चलते हैं। 30वां प्रश्न में कथन दिया हुआ है, एक क्या कथन है कि एक सन्यासी जो फिजी में बदवा मजदूर के रूप में कुछ समय बिताने के बाद उस जिले में आया था, अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। कह रहे यहाँ जिस किसान नेता का उल्लेख किया गया है वह कौन है? तो वह है बाबा रामचंद्र। ठीक है, पहला ही इसका उत्तर है बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र क्या करते थे कि जो लोगों में तुलसीदास जी को जो रामायण थी उनको गा गा कर सुनाया करते थे और लोग सुनने में इतने व्यस्त हो जाते थे, इतने मुग्ध हो जाते थे, लोग भूल जाते थे। और लोगों को आकर्षित करने का, किसान आंदोलन में लोगों को जागरूक करने का बाबा रामचंद्र का ये एक रामबाण तरीका था। ठीक है, रामायण गा गा कर वो क्या करते थे, सुनाते थे। तो बाबा रामचंद्र थे। यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र किया गया वह कौन थे? तो बाबा रामचंद्र हैं। एक गिरमिटिया मजदूर के तौर पर वे प्रशांत महासागर के एक द्वीप है फिजी, जो अभी राष्ट्र बन गया है, वे अवध क्षेत्र से असहयोग आंदोलन में सक्रिय भागीदार थे और उन्होंने मजदूरों के खिलाफ किसानों को संगठित किया था। ठीक है, तो वो फिजी गए थे बंधुआ मजदूर के तौर पर, वहाँ से जब वापस आए वो किसी तरीके से, तो उन्होंने यहाँ जो है किसानों को संगठित करने का कार्य किया था। और कार्य किस प्रकार किया था? तो पीठ पर जो है क्या लाद करके, तो रामायण को लेकर के और गा गा कर सुनाते थे सबको। ठीक है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। स्वामी सहजानंद निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? कह रहे स्वामी सहजानंद जो है किससे संबंधित है? बिहार में आदिवासी आंदोलन, बिहार में मजदूर आंदोलन, बिहार में किसान आंदोलन, बिहार में जातीय आंदोलन। तो स्वामी सहजानंद किससे संबंधित थे? तो ये थे बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती एक सन्यासी, ठीक है, और एक प्रमुख किसान अधिकार कार्यकर्ता थे। वे एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी भी थे। वे एक सशक्त लेखक थे और पटना से हिंदी साप्ताहिक क्या निकालते थे? हुंकार निकालते थे। ठीक है, जो हिंदी साप्ताहिक पटना से निकलता था हुंकार, वो निकालते थे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया है 31 तक प्रश्न। आगे हम लोग करने वाले हैं 32वां प्रश्न आपके सामने है। आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, कोई सुझाव है तो उसको कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिख सकते हैं, कमेंट करते रहिए। पहला कह रहा है इसमें, प्रश्न कह रहा है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष
कौन थे? वीटी रानाडे, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय और एनएम जोशी। तो कौन थे? वो थे आपके लाला लाजपत राय। ठीक है। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को बॉम्बे में एनएम रॉय द्वारा किया गया था, एनएम जोशी द्वारा की गई थी। ठीक है। जिसके पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय, उपाध्यक्ष कौन थे? तो जोसेफ बैपिस्टा, और महासचिव कौन थे? तो दीवान चमन लाल बजाज थे। ठीक है, दीवान चमन लाल बजाज थे। चल 33 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन इसमें कह रहा है कि रॉलेट सत्याग्रह राजद्रोह समिति की सिफारिशों पर आधारित था। दूसरा कह रहा है कि रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने की कोशिश की। तीसरा कह रहा है कि साइमन कमीशन के आगमन के खिलाफ प्रदर्शन रॉलेट सत्याग्रह के साथ ही हुए थे। ठीक है। तो साइमन कमीशन का आगमन जो है रॉलेट प्रदर्शन के खिलाफ प्रदर्शन के रॉलेट सत्याग्रह के साथ ही हुए थे। तो ये कथन क्या है? सही है। तो दो कथन क्या है? सही है। तीसरे कथन गलत है। ठीक है, सही उत्तर चुनना है ना, तीसरा कथन गलत है, उसके बाद में आया था। तो रॉलेट एक्ट, जिसे काला अधिनियम गांधी जी द्वारा कहा गया था, गांधी जी इसको काला अधिनियम बोले थे, के नाम से जाना जाता है और 1919 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित एक विधायी अधिनियम था। ठीक है। इस अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार को बिना किसी मुकदमे या वारंट के किसी भी भारतीय को गिरफ्तार करने की अनुमति दी। यह अधिनियम राजद्रोह समिति पर आधारित था। रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने की कोशिश की। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा था। ठीक है। तो एक साथ तो ये बिल्कुल भी नहीं था, जिसके परिणाम स्वरूप प्रमुख शहरों और कस्बों में हड़तालें हुई और इसका लोकप्रिय नारे साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक के लगे थे। 34 में कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने रॉलेट एक्ट का विरोध किया क्योंकि इसका उद्देश्य था कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। पहला उद्देश्य तो सही है इसका। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रतिबंध लगाना, सांप्रदायिक प्रतिनिधि मंडलों का विस्तार करना, राष्ट्र के प्रति गद्दारी करने वाले राष्ट्रीय नेताओं को जेल में डालना। तो ये ही इसका सही उत्तर है। ठीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना ही इसका सही उत्तर है। तो मार्च 1919 में ब्रिटिश भारत की इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने रॉलेट एक्ट को पारित किया था। ठीक है, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने यह कानून इसलिए पारित किया था ताकि वे क्या करें, जूरी के फैसले के बिना कुछ मामलों की सुनवाई कर सके और निष्पक्ष और उचित सुनवाई के बिना लोगों को हिरासत में ले सके। ठीक है, ज़्यादातर भारतीय जनता इस अधिनियम को नापसंद करती थी क्योंकि इसका उद्देश्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना था। 35 नंबर पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि रॉलेट सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला ऑप्शन स्टेटमेंट कह रहा है कि रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष साबित हुआ, हालांकि यह बड़े पैमाने पर शहरों तक ही सीमित था। दूसरा कह रहा है कि रॉलेट अधिनियम ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया और पुलिस शक्तियों को मजबूत किया। तो बताइए कौन से आंसर सही है इसके? ठीक है, चलिए, तो इसका जो सही उत्तर है वो उत्तर है सी। दोनों ही कथन क्या है? सही है। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट को 1919 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित किया गया था। यह अधिनियम जो है देश में बढ़ती क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने के लिए एक प्रभावी योजना थी। इसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया था। ठीक है, और प्रेस पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे। जवाब में जो है गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह 1919 को शुरू किया था, हालांकि यह कुछ ही शहरों तक क्या हुआ था, सीमित रह गया था। लेकिन ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक साफ जो है अखिल भारतीय स्तर पर जो है संघर्ष बन गया। ठीक है, चलिए 36 नंबर देख लीजिए प्रश्न कह रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड से ठीक पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? ठीक है, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब होती है? 1919 में। उससे ठीक पहले कह रहा है कि कौन सी घटना घटी थी। ए में कह रहा है कि असहयोग आंदोलन हुआ था, रॉलेट एक्ट का अधिनियम आया था, सांप्रदायिक निर्णय हुए थे, साइमन कमीशन का आगमन होता है।
तो साइमन कमीशन का आगमन तो 1928 में होता है। असहयोग आंदोलन भी 1920-22 में होता है। रॉलेट एक्ट का अधिनियम 1919 में आता है। ठीक है, सांप्रदायिक निर्णय जैसी कोई भी चीज़ नहीं हुई थी, तो बी ही इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। रॉलेट एक्ट का अधिनियम आया था। तो मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट लागू हुआ। इस एक्ट के विरोध में गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी स्तर पर हड़ताल का आयोजन किया था। ब्रिगेडियर जनरल डायर ने 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में एक क्रूर फैसला किया था गोली चलवाने की। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ और 1932 में सांप्रदायिक निर्णय हुए थे और 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। तो सांप्रदायिक निर्णय जो 1932 में हुए थे, ठीक है, तो ये कथन सही था, बी नंबर। 37 में कह रहा है कि अमृतसर के जालियांवाला बाग में भीड़ का नरसंहार हुआ था। कब हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था यह कुकृत्य। 13 अप्रैल 1919 को कुख्यात जालियांवाला बाग कांड हुआ था। उस दिन सरकार ने नए दमनकारी उपायों और पंजाब के 2 प्रसिद्ध नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में जालियांवाला बाग के बंद मैदान में बड़ी भीड़ जमा हुई थी। ठीक है, 38वां प्रश्न कह रहा है कि अभिकथन ए है और कारण आर है। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड का त्याग कर दिया। कारण कह रहा है कि वह असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे। ठीक है, तो कौन कौन सा सही है, कारण और रीजन सही है। ठीक है, कारण जो है वह गलत है, लेकिन कथन क्या है, सही है। रविंद्रनाथ टैगोर ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपनी नाइटहुड किया, सर की उपाधि क्या कर दी थी, त्याग दी थी, न कि असहयोग आंदोलन के समर्थन में। ठीक है, करा नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम चुनिए। पहला कह रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड, डॉक्टर सत्यपाल की कैद, अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन 1919। ठीक है, तो पहला जो होता है वो होता है डॉक्टर सत्यपाल की कैद होता है, 2 पहले आता है, उसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है, उसके बाद जो है अमृतसर में कांग्रेस अधिवेशन 1919 का होता है। ठीक है, तो 2, 1, 3 इसका सही उत्तर है। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल लोकप्रिय नेता थे जिन्हें 9 अप्रैल 1919 को अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर ने गिरफ्तार कर लिया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन दिसंबर 1919 में आयोजित किया गया था। ठीक है, 40वां प्रश्न कह रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय की कार्यकारी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने कह रहा है कि वायसराय की कार्यकारी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था? महात्मा गांधी, शंकरन नायर, रविन्द्रनाथ टैगोर, जमनालाल बजाज। तो कौन थे वो थे शंकरन नायर। ठीक है, तो शंकरन नायर ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। 41 में कह रहा है कोई भी सरकार सम्मान की हकदार नहीं है जो अपनी प्रजा की स्वतंत्रता को कमतर समझती है। तो यह कथन कह रहा है कि किसके द्वारा कहा गया है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बीजी तिलक और जीके गोखले। तो यह कथन कहा गया है महात्मा गांधी के द्वारा। कोई भी सरकार सम्मान की हकदार नहीं है जो अपनी प्रजा की स्वतंत्रता को सस्ता समझती है। यह कथन महात्मा गांधी ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान कहा था। ठीक है, 42 में कह रहा है कि हंटर आयोग विकार जांच समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कह रहा है कि इसका संबंध जालियांवाला बाग हत्याकांड से था। दूसरा कह रहा है कि चिमनलाल, हरिलाल शीतलवाड़, पंडित जगत नारायण तथा साहिबजादा सुल्तान अहमद खान इस आयोग के में शामिल थे। ठीक है, तो कौन सा कथन कह रहा सही है? कथन 1, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 न ही 2। तो इसका जो उत्तर होगा वो उत्तर है इसका 1 और 2 दोनों। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हंटर कमीशन की स्थापना की गई थी। इसके सदस्यों में 3 भारतीय थे, अर्थात सर चिमनलाल,
हरिलाल शीतलवार, बॉम्बे विश्वविद्यालय के कुलपति और बॉम्बे उच्च न्यायालय के वकील। पंडित जगत नारायण, वकील और संयुक्त प्रांत के विधान परिषद के सदस्य। और सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद खान, वकील थे वो। ठीक है। 43 नंबर कह रहा है कि पूना पैक्ट के संबंध में असत्य कथन को चिन्हित करना है। पहला ऑप्शन इसमें कह रहा है कि पूना पैक्ट ने कम्युनल अवार्ड के उद्देश्य को असफल कर दिया। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि पूना पैक्ट के द्वारा दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या में वृद्धि की गई थी। तीसरा कह रहा है पैक्ट के लिए गांधी जी मरण पर्यंत उपवास का निश्चय किया था। डी में कह रहा है कि पूना पैक्ट पर गांधी जी एवं अंबेडकर जी ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है। तो असत्य कथन को चुनाव करना है। तो इसमें जो गलत कथन है वो कौन है? वो है पूना पैक्ट पर गांधी जी एवं अंबेडकर जी ने हस्ताक्षर किए थे। गांधी जी हस्ताक्षर नहीं किए थे, गांधी जी के बदले में, ठीक है, कौन हस्ताक्षर किए थे? मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, उनकी तरफ से। तो पूना पैक्ट जो है वह 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर साहब के बीच में होता है। दलित वर्ग की ओर से अंबेडकर ने तथा हिंदू वर्ग की ओर से मदन मोहन मालवीय ने पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक। कह रहा निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन शुरू किया था? शौकत अली, मोहम्मद अली, शरीयतुल्लाह, अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है। तो खिलाफत आंदोलन शुरू करने वाले थे कौन कौन? तो ये थे ऊपर के 1, 2 और 4। ठीक है। खिलाफत आंदोलन मुख्य रूप से मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली द्वारा जो है शुरू किया गया था, जिसमें हसरत मोहानी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और डॉक्टर हकीम अजमल खान जैसे कुछ अन्य मुस्लिम नेताओं ने हाथ मिलाया और लखनऊ में एक अखिल भारतीय खिलाफत समिति बनाई। हाजी शरीयतुल्लाह ब्रिटिश भारत में भारतीय उपमहाद्वीप के एक प्रख्यात इस्लामी सुधारक थे। उन्हें फराजी आंदोलन, ठीक है, या फराजी आंदोलन की स्थापना के लिए जाना जाता है। फराजी आंदोलन भी उनको कहा जाता है। फराजी आंदोलन की स्थापना के लिए जाना जाता है। ठीक है। चलिए 45 की बात करते हैं। इसमें कह रहे हैं निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पहला कथन कह रहा है कि भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावनाएं जगाना। दूसरा कथन कह रहा है कि मुस्लिम समाज में सुधार करना। तीसरा कह रहा है कि पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की मांग करना और खिलाफत को बनाए रखना। चौथा कह रहा है कि ऑटोमन साम्राज्य को बचाना और खिलाफत को, खलीफा को बनाए रखना। ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो खिलाफत आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था कि भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावनाएं जगाना, मुस्लिम समाज में सुधार करना, पृथक निर्वाचक क्षेत्रों की मांग करना और खिलाफत को बनाए रखना, ऑटोमन साम्राज्य को बचाना और खलीफा को बनाए रखना। ठीक है। तो 4 तो थे ही, 1 भी थे। ठीक है, 1 और 4 थे। भारत के मुसलमान तुर्की के सुल्तान के इस्लामी साम्राज्य को खलीफा मानते थे। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की मित्र देशों के खिलाफ लड़ रहा था। युद्ध से पहले क्या करता है, ब्रिटिश सरकार ने भारतीय मुसलमानों का समर्थन जीतने के लिए तुर्की के साथ उचित व्यवहार करने का वादा किया था, लेकिन तुर्की को खंडित कर दिया गया और खलीफा को उसके पद से हटा दिया गया। अंग्रेजों के इस कृत्य से भारतीय मुसलमान क्या हो गए थे? नाराज हो गए थे। ठीक है। नतीजतन क्या हुआ था कि उन्होंने तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा का और खलीफा को उसके पद पर बनाए रखने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया था। ठीक है। 46 नंबर पे बात करते हैं। इसमें कह रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद कांग्रेस द्वारा किसके नेतृत्व में जांच आयोग का गठन किया गया था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद कांग्रेस द्वारा किसके नेतृत्व में जांच आयोग का गठन किया गया था? तो ये किया गया था मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में। ठीक है। तो पंडित मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में कांग्रेस द्वारा जांच आयोग का गठन किया गया। आयोग ने सदस्यों में महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, तैयब जी तथा आजायकर थे। ठीक है। 47 नंबर, इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में निम्नलिखित में से किसने असहयोग प्रस्ताव पेश किया? ठीक है।
तो 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में निम्नलिखित में से किसने असहयोग प्रस्ताव पेश किया था? ऑप्शन है कि CR दास ने, एनी बेसेंट ने, BC पाल ने और MM मालवीय ने, मदन मोहन मालवीय ने। तो किसने किया था? ये किया था चित्तरंजन दास ने। ठीक है। सितंबर 1920 में कांग्रेस ने एक विशेष अधिवेशन के तहत लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता में बैठक की, जिसमें गांधी जी ने असहयोग प्रस्ताव रखा था, जिसका CR दास ने विरोध किया। दिसंबर 1920 में नागपुर में हुए वार्षिक अधिवेशन के दौरान इस प्रस्ताव पर पूरी तरह से चर्चा की गई और सभी ने इसका समर्थन किया। नागपुर अधिवेशन के दौरान CR दास ने स्वयं असहयोग प्रस्ताव पेश किया था। ठीक है। 48 की बात करते हैं। इसमें कह रहे हैं कि असहयोग आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो गलत कथन है उसको चुनना है। पहला कह रहा है इसमें कि आंदोलन की अवधि 1920 से 1922 तक थी। बी में कह रहा है कि 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति इसका आदर्श वाक्य था। सी में कह रहा है कि इसमें बहिष्कार का कार्यक्रम शामिल था। और डी में कह रहा है कि MA जिन्ना यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था। तो बताइए आप लोग कि इसमें कौन से सही हैं? ठीक है, सही नहीं कौन से हैं? तो इसमें जो सही नहीं है वो है मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था, ये गलत है। ठीक है। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। मोहम्मद अली जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। 49 की बात कर लेते हैं। अब हम लोग कह रहे हैं कि शहरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है। तो पहला कह रहा है कि केवल उच्च जाति और अमीर लोगों ने ही आंदोलन में भाग लिया। मद्रास की जस्टिस पार्टी ने परिषद के चुनाव का हमेशा बहिष्कार किया। हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रित स्कूल छोड़ दिया। प्रधानाध्यापक और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। तो तीसरा कथन तो सही है। ठीक है। असहयोग आंदोलन में केवल उच्च जाति और अमीर लोगों ने ही आंदोलन में भाग लिया, पहला कथन गलत है। ठीक है। दूसरा कह रहे मद्रास की जस्टिस पार्टी ने परिषद के चुनाव का हमेशा क्या कर दिया? बहिष्कार कर दिया। तो 2 और 3 क्या है इसमें? 1 और 2 अच्छा सही नहीं है। तो 1 और 2 सही नहीं है, तीसरा तो सही है। ठीक है। गलत कथन चुनना था इसमें से। तो इस आंदोलन में छात्रों की महत्वपूर्ण भागीदारी देखी गई, जिन्होंने बड़ी संख्या में सरकारी स्कूलों और कॉलेजों को छोड़ दिया और इस कारण से जुड़ गए। शुरुआत में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मध्यम वर्ग के व्यक्तियों द्वारा किया गया था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया इसमें से कई ने गांधी जी के दृष्टिकोण के बारे में संदेह व्यक्त किया, इसलिए कथन यह क्या है? गलत है। मद्रास प्रेसिडेंसी में सक्रिय जस्टिस पार्टी के बारे में इसने असहयोग आंदोलन का समर्थन नहीं किया। पार्टी ने मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था के भीतर काम करने की मांग की और निरंतर ब्रिटिश उपस्थिति को प्राथमिकता दी। वे महात्मा गांधी से असहमत थे, खासकर ब्राह्मणवाद की उनकी प्रशंसा के कारण, इसलिए कथन 2 क्या है? गलत है। 50वां प्रश्न क्या कह रहा है? 50वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत कथन का चयन करें। ठीक है, ध्यान दीजिए, गलत कथन का चयन करना है। असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था? तो पहला में कह रहा है कि कांग्रेस पहली बार जन आंदोलन को बनना, कांग्रेस का पहली बार जन आंदोलन बनना, हिंदू मुस्लिम एकता का विकास, लोगों के मन से ब्रिटिश सत्ता का डर दूर होना, ब्रिटिश सरकार का भारतीयों को राजनीतिक रियासतें देने की इच्छा। ठीक है। तो कह रहा है कि गलत कथन का चयन करना है इसमें, तो डी तो ऑब्वियसली गलत कथन है। ठीक है। ब्रिटिश सरकार भला भारतीयों को रियासत क्यों देगी? ठीक है। तो कथन डी को छोड़कर जो है बाकी सभी क्या है? सही हैं। तो ब्रिटिश सरकार भारतीयों को राजनीतिक रियासतें देने के लिए तैयार नहीं थी। फिफ्टी 51 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी कानूनी प्रैक्टिस छोड़ दी थी? महात्मा गांधी, तेज बहादुर सप्रू, मदन मोहन मालवीय, चित्तरंजन दास। तो किसने किया था ऐसा भाई? ये किया था आपको चित्तरंजन दास ने। ठीक है। उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल और वल्लभ भाई पटेल ने अपनी कानूनी प्रैक्टिस छोड़ दी थी। असहयोग आंदोलन के स्थगन से संबंधित घटनाओं का सही क्रम बताएं। तो सही क्रम क्या था इसमें? चौरी चौरा में पुलिस द्वारा गोलीबारी,
हिंसक भीड़ द्वारा पुलिस थाने में आग लगाना, गांधी जी द्वारा आंदोलन को स्थगित करना, गांधी जी की गिरफ्तारी। देखिए, तो पहले तो चौरी चौरा में पुलिस द्वारा गोलीबारी की जाती है, इसके बाद हिंसक भीड़ द्वारा पुलिस थाने में आग लगा दी जाती है, ठीक है। फिर गांधी जी द्वारा आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है और फिर गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये 1 2 3 4 तो सही है में है, ठीक है। इन घटनाओं का सही क्रम क्या है? तो चौरी चौरा में पहले पुलिस गोली चलाती है, उसके बाद भीड़ आती है, भीड़ उग्र हो जाती है, थाने में आग लगा देती है। थाने में आग लगा देती है तो ये खबर गांधी जी को पहुंचती है। गांधी जी आंदोलन को बंद कर देते हैं, और आंदोलन को बंद कर देते हैं चूँकि आंदोलन के नेता कौन थे? गांधी जी। तो गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अगर गांधी जी आंदोलन नहीं बंद करते तो क्या होता है? सारे के सारे लोग को गिरफ्तार करके जेलों में भर दिया जाता। पुलिस जो है हिंसा पर उतर जाती, पुलिस और भी ज़्यादा गोली चला सकती, और भी ज़्यादा लोग मर सकते थे, क्योंकि आंदोलन बेकाबू होने का डर था, ठीक है। इतने बड़े देश में आंदोलन चल रहा था। चलिए 53 में अभिकथन और कारण दिया हुआ है। अभिकथन कह रहा है कि महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया, ठीक। कथन ठीक है, कथन सही है। कारण कह रहा है कि स्थगन का विरोध सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। तो स्थगन का विरोध सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था, ये कथन क्या है? सही है। तो कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं है ये, ठीक है, व्याख्या नहीं है। तो चौरी चौरा की जो हिंसक घटना हुई थी उसके बाद महात्मा गांधी 1922 में क्या करते हैं? असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। इस आंदोलन के स्थगन का, जब असहयोग आंदोलन का स्थगन का विरोध करते हैं, कौन विरोध करते हैं? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू विरोध करते हैं। इनमें मोतीलाल नेहरू का एक बहुत ही अच्छा कोट भी है, बहुत ही अच्छा कथन भी है कि हिमालय का कोई भी भाग यदि क्या नहीं करे, गलती करे या कोई हिंसा करे तो इसकी सज़ा कन्याकुमारी को क्यों मिलनी चाहिए, ठीक है। मतलब देश के किसी एक कोने में कोई घटना होती है तो क्या पूरा देश इसके लिए दोषी है? बिल्कुल दोषी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह का कोट हुआ था मोतीलाल नेहरू का। चलिए 54 नंबर में बात करते हैं। 54 नंबर कह रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेना, ब्रिटिश सरकार द्वारा दमन, भारतीयों का मानना है कि उन्हें प्रशासन का अनुभव होना चाहिए। तो इसमें कह रहा है कि किस कारण से या कारणों से भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। तो जो 3 कारण दिए हुए हैं उसमें कह रहा, पहला कारण कह रहा महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन का वापस लेना, ब्रिटिश सरकार द्वारा दमन, भारतीयों का मानना कि उन्हें प्रशासन का अनुभव होना चाहिए। तो कौन से कारण थे? तो पहला, दूसरा और तीसरा। 2 कारण तो है, तीसरा कारण नहीं है, क्योंकि भारत पहले से मानते थे कि भाई हमको है अनुभव, हमको अनुभव लेना नहीं है, अनुभव हमको पहले से है, ठीक है। तो स्वराज पार्टी की स्थापना का मुख्य कारण कौन था? कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिए थे और परिषद में प्रवेश करना और भारत सरकार के 1919 के अधिनियम को रद्द करके उन्हें काम न करने देना, ये उद्देश्य बन गया था कि किसी तरीके से सरकार में घुसे, परिषद में घुसे और सरकार को काम नहीं करने दें, ताकि जो है वह परेशान होकर के देश छोड़ के चला जाए, ठीक है। 55 की बात करते हैं। स्वराज पार्टी का गठन निम्नलिखित में किसके द्वारा किया गया था? तो स्वराज पार्टी का गठन कह रहा है किसके द्वारा किया गया था? ए में कह रहा है बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी, बी में कह रहा है बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, सी में कह रहा है सीआर दास और मोतीलाल नेहरू, डी में कह रहा है सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद। तो किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू, क्योंकि असहयोग आंदोलन का विरोध तो इन्हीं दोनों ने किया था, है ना। तो असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद 1 जनवरी 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जैसे नेताओं द्वारा स्वराज पार्टी का गठन इलाहाबाद में किया गया था, ठीक है। 56 नंबर देते हैं, आप लोग बनाइए, ठीक है, साथ साथ बनाते जाएंगे सभी। बिहार में कह रहा है कि स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन में कह रहा है श्री कृष्ण सिंह, रामला शाह, बंकिम चंद्र मित्र और सचिंद्र नाथ सान्याल, ठीक है। तो इसका उत्तर आप लोग को दिख रहा होगा। उत्तर क्या है? उत्तर है डी, ठीक है, डी इसका उत्तर है कि बिहार में 1927 में स्वराज दल की एक शाखा का गठन किया गया, जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? श्री कृष्ण थे, ठीक है, ये सही है। स्टार बॉय कर रहे हो कि वाह जबरदस्त,
अल्लाह आपको कामयाब करें। ठीक है, आप सेशन को लाइक करते जाइए, कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, स्टार बॉय सेशन को लाइक करिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, कामयाबी में आप भी सहयोग करिए। 57 नंबर की बात करते हैं अब। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम चुने। ठीक है, तो कह रहा है लखनऊ समझौता, स्वराज पार्टी का गठन, जालियांवाला बाग का हत्याकांड और बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु। तो देखिए लखनऊ समझौता कब होती है? 1916 में होती है लखनऊ समझौता। ठीक है, 1916 में लखनऊ समझौता, जब गर्म दल और नरम दल को एक साथ मिला दिया जाता है। स्वराज पार्टी का गठन होती है कब? तो 1922 में असहयोग आंदोलन बंद होता है, तो 1922 या 23 में। ठीक है, 22-23 में होता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब होती है? तो 1919 में। ठीक है, और बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब होती है? तो वो दिनांक मुझे याद नहीं, देखना होगा। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु होती है 1920 में। 1920 में। तो देखिए सबसे पहले 1916 लखनऊ समझौता हुआ 1 नंबर पे। इसके बाद क्या हो गया? इसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है 3 नंबर पे, तो ये आ गया 3 नंबर पे, तो 1 3। इसके बाद स्वराज पार्टी का उसके बाद बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु होती है 4, इसके बाद 2। ठीक है, तो 1 3 4 2। लखनऊ समझौता 1916 में होता है, जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में होता है, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1920 में होती है, और स्वराज पार्टी का गठन कब होता है? 1923 में होता है। ठीक है, 58 नंबर कह रहा है कि अभिकथन ए और कारण आर दिया हुआ है। कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था। ठीक है, ये कथन तो सही है। अब जरा हम लोग बात कर लेते हैं कारण पे। कारण कह रहा है कि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। ठीक है, तो ये दूसरा कारण भी क्या है? सही है। कथन और कारण सही है। ठीक है, दोनों सत्य हैं, लेकिन व्याख्या भी है। तो कांग्रेस और अन्य भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध किया क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचा था। कब पहुंचा था? 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचा था साइमन कमीशन। ठीक है, 59 नंबर देखते हैं। इसमें कह रहा है कि साइमन कमीशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कह रहा है कि इसे 1919 के अधिनियम के कामकाज की जांच करने के लिए नियुक्त किया गया था। दूसरा कह रहा है कि इसकी अध्यक्षता सर जॉन साइमन ने की थी। तीसरा कह रहा है कि इसने सरकार के संघीय स्वरूप की सिफारिश की थी। चौथा कह रहा है कि भारतीय नेताओं ने कमीशन विरोध किया था। ठीक है, तो देखिए क्या साइमन कमीशन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन को चुनना है इसमें। तो 1919 के अधिनियम के कामकाज की जांच करने के लिए इसको नियुक्त किया गया था। इसकी अध्यक्षता सर जॉन साइमन ने की थी। इसने सरकार के संघीय स्वरूप की सिफारिश की थी। तो दूसरा तो सही है। ठीक है, तीसरा भी सही है। भारतीय नेताओं ने कमीशन का विरोध किया था, चौथा भी सही है। ठीक है, पहला तो सही है ही। तो साइमन कमीशन का जो था इसे 1919 के अधिनियम के लिए देखिए 20 साल के बाद किया जाना था। 1929 में साइमन कमीशन का गठन होना था, लेकिन जो है वह चलते जो है ब्रिटेन में इलेक्शन के चलते जो क्या कर दिया था कि पहले ही गठन करके वो चाह रहा था कि रिपोर्ट मंगा ले और कर दें। ठीक है, तो पहले ही कर दिया था। तो 1919 के अधिनियम के कामकाज की जांच करने के लिए नियुक्त किया गया था। इसकी अध्यक्षता सर जॉन साइमन ने की थी। इसने सरकार के संघीय स्वरूप की सिफारिश की थी और भारतीय नेताओं ने इसका क्या कर दिया था? विरोध कर दिया था। 60 नंबर बात कर लेते हैं। 60वां प्रश्न। 40 प्रश्न अभी और हैं। ठीक है ना, 100 प्रश्नों का सेशन चलता है ये। इसने प्रांतों में द्वैत शासन की जगह उत्तरदायी सरकार की सिफारिश की। साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में विचार करना है, सही कथन को चुनना है। ठीक ना, तो कह रहा है कि इसने प्रांतों में द्वैत शासन की जगह उत्तरदायी सरकार की सिफारिश की। बी में कह रहा है कि इसने गृह विभाग के अधीन अंतर प्रांतीय परिषद की स्थापना का प्रस्ताव रखा। सी में कह रहा है कि इसने केंद्र में द्विसदनीय विधायिका को समाप्त करने का सुझाव दिया। डी में कह रहा है कि इसने भारतीय पुलिस सेवा के निर्माण की सिफारिश की।
जिसमें भारतीय भर्तियों की तुलना में ब्रिटिश भर्तियों के लिए वेतन और भत्ते में वृद्धि का प्रावधान हो, मतलब अंग्रेजों को अधिक वेतन मिले और भारतीयों को कम वेतन मिले। तो कौन कौन से प्रावधान था इसमें सही, ठीक है। तो उत्तर इसका ए ही होगा। इसने प्रांतों के जो द्वैत शासन था उसको ख़त्म करके वो चाह रहा था कि यहाँ पर उत्तरदायी सरकार की सिफारिश कर रहा था, लेकिन उत्तरदायी क्या होगा इसको परिभाषित कौन करेगा, ठीक है। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 ने ब्रिटिश भारत के प्रांतों पर शासन के लिए द्वैत शासन की प्रणाली शुरू करने की अधिनियम की। इस अधिनियम में प्रावधान था कि शासन योजना की प्रगति की जांच करने और सुधार के लिए नए कदम सुझाने के लिए 10 साल बाद एक आयोग नियुक्त किया जाएगा, लेकिन 1 साल पहले ही नियुक्त कर लिया गया था, ठीक है। माफ़ कीजिएगा, हम पहले जो है 20 साल बोल दिए थे, वो 10 साल बाद ही करना था, ठीक है। तो साइमन कमीशन के संदर्भ में बाकी कथन क्या है, गलत हैं, सिर्फ यही कथन एक सही था। 61 की बात करते हैं। 2 कथन है इसमें, दोनों कथन पर विचार करना है। पहला कथन कह रहा है कि 1932 में गांधी जी ने अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना की थी, ठीक। 1932 में गांधी जी ने अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना की थी। दूसरा कथन कह रहा है इसी संगठन का नाम परिवर्तित कर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया, ठीक है। तो कह रहा है कौन से कथन सही हैं, केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 ना तो 2 सही है। देखिए दोनों ही कथन सही है। पूना पैक्ट के बाद जो है गांधी जी ने हरिजन उत्थान के लिए कार्य किया था। उन्होंने 1932 में क्या करते हैं वो कि अखिल भारतीय स्तर पर अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना कर देते हैं। बाद में इस संगठन को नाम बदल दिया जाता है और इसको क्या का नाम कर दिया जाता है, हरिजन सेवक संघ कर दिया जाता है, ठीक है। हरिजन सेवक संघ के पहले अध्यक्ष कौन थे, घनश्याम दास बिरला थे, ठीक बा। चलिए 62वें प्रश्न पे चली। नेहरू रिपोर्ट 1928 द्वारा निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान अनुशंसित हैं। पहला कथन, भारत की पूर्ण स्वतंत्रता। वैसे नेहरू रिपोर्ट 1928 किसके द्वारा दिया गया था, तो ये मोतीलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। भारत की पूर्ण स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों के लिए सीटों के आरक्षण से संयुक्त निर्वाचक मंडल, संविधान में भारत के लोगों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान। तो तीनों ही इसमें थे, ठीक है। 2 और 3 पहला नहीं था, भारत की पूर्ण स्वतंत्रता नहीं था, भारत की स्वतंत्रता की बात नहीं की थी, स्वराज की मांग की थी, ठीक है। तो नेहरू रिपोर्ट 1928 ने भारतीय स्वतंत्रता के स्थान पर भारत के डोमिनियन दर्जे की सिफारिश की थी, ठीक ना। इसने किसी भी समुदाय के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र या अल्पसंख्यकों के लिए वेटेज का प्रावधान नहीं किया था। सांप्रदायिक समस्या के संबंध में रिपोर्ट ने अल्पसंख्यकों के लिए सीटों के आरक्षण के साथ संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र की सिफारिश की। रिपोर्ट ने भाषण देने, बैठकें आयोजित करने और संगठन बनाने के अधिकार सहित मौलिक अधिकारों के प्रावधान को भी परिभाषित किया था। इस प्रकार कथन 1 जो है वो गलत हो जाता है, 2 और 3 सही हो जाता है। हाँ चलें, चलिए 63 नंबर पे देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि नेहरू रिपोर्ट का मसौदा खाली स्थान की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार किया गया था और विषय खाली स्थान था। तो नेहरू रिपोर्ट का जो मसौदा था वह मोतीलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया था, ठीक है। और JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, भारत का ब्रिटिश साम्राज्य के साथ संबंध विषय था ये, ठीक है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो उत्तर हो जाएगा C, ML नेहरू, मोतीलाल नेहरू, ठीक है। भारत में संवैधानिक व्यवस्था, ये विषय था। विषय क्या था, भारत में संवैधानिक व्यवस्था, न कि जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो नेहरू रिपोर्ट का मसौदा मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति जो है वो तैयार किया था और इसका विषय क्या था कि भारत में संवैधानिक व्यवस्था, भारत में कौन सी संवैधानिक व्यवस्था, ठीक है, इसका विषय था। चलिए निम्नलिखित में से कह रहा है कि किसने 1921 के अहमदाबाद अधिवेशनों में कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में पूर्ण स्वतंत्रता को अपनाने का प्रस्ताव रखा था, बताइए। कह रहे निम्नलिखित नेताओं में से किसने 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में पूर्ण स्वतंत्रता को अपनाने का प्रस्ताव रखा था।
ए में कह रहा है कि अब्दुल कलाम आज़ाद, बी में कह रहा है कि हसरत मोहानी, सी में कह रहा है जवाहरलाल नेहरू, डी में कह रहा है कि मोहनदास करमचंद गांधी। क्या उत्तर होगा इसका? तो इसका उत्तर होगा हसरत मोहानी। ठीक है। तो 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में मौलाना हसरत मोहानी ने प्रस्ताव रखा कि स्वराज को पूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए, जो सभी विदेशी नियंत्रण से मुक्त हो, और इसे कांग्रेस का लक्ष्य माना जाना चाहिए। 1921 के ही कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में चित्तरंजन दास को चुना गया, लेकिन अधिवेशन की अध्यक्षता हकीम अजमल खान ने किया था, क्योंकि चित्तरंजन दास कहाँ थे? जेल में। ठिकबा 65 नंबर की बात करते हैं। इसमें कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता प्रस्ताव किस अधिवेशन में पास किया था? तो ये लाहौर अधिवेशन 1929 में किया था। ठीक है। तो 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी नदी के तट पर भारत की स्वतंत्रता का झंडा फहराया। यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा, और इस प्रकार 1947 तक 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है। ठीक है। चलिए 66वां कह रहा है कि स्वराज पार्टी के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि CR दास ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के गठन की घोषणा की। बी में कह रहा है कि मोतीलाल नेहरू और MA अंसारी हैं, ठीक है, परिवर्तनवादी के रूप में जाने गए, जबकि वल्लभ भाई पटेल और अजमल खान अपरिवर्तनवादी के रूप में जाने गए। तो कौन से कथन कह रहा है कि इसमें सही हैं? तो ये दोनों ही कथन क्या है? गलत नहीं है। केवल एक कथन सही है, दूसरे कथन गलत हैं। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के क्रमशः अध्यक्ष और सचिव पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, चित्तरंजन दास अध्यक्ष पद से और मोतीलाल नेहरू सचिव पद से इस्तीफा दे दिया। और कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी या केवल स्वराज पार्टी के गठन की घोषणा की, जिसके अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास, और सचिव कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। सी राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और MA अंसारी को नो चेंजर्स यानी कि अपरिवर्तनवादी के रूप में जाना जाने लगा, जबकि CR दास, मोतीलाल नेहरू और अजमल खान के नेतृत्व में एक वर्ग को स्वराजवादी के रूप में जाना जाने लगा। ठीक है, परिवर्तनवादी नहीं, स्वराजवादी के रूप में जाना जाने लगा। 67वें पे बात कर रहे हैं, चल कर ही लेते हैं। कह रहे किस कांग्रेस अधिवेशन में कार्य समिति को सविनय अवज्ञा कार्यक्रम शुरू करने का अधिकार दिया गया था? ठीक है, किस कांग्रेस अधिवेशन में कार्य समिति को सविनय अवज्ञा कार्यक्रम शुरू करने का अधिकार दिया गया था? बॉम्बे, लाहौर, लखनऊ, त्रिपुरा। तो बताइए कौन सी कार्य समिति थी वो? तो वो कार्य समिति थी लाहौर की कार्य समिति। ठीक है, क्योंकि 1929 में लाहौर में अधिवेशन हुआ था। ठीक है, और यहीं पर पूर्ण स्वराज की क्या हुई थी? मांग बढ़ी थी। ठीक ना। और कांग्रेस कार्य समिति को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के लिए अधिकृत किया गया था। फरवरी 1930 में साबरमती आश्रम में आयोजित कांग्रेस कार्य समिति की दूसरी बैठक में क्या होता है? महात्मा गांधी को आंदोलन का नेतृत्व करने का काम सौंपा जाता है। 68 में कह रहा है दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? तो 31 दिसंबर 1929, 26 दिसंबर 1930, 12 मार्च 1930, 6 अप्रैल 1930। तो ये शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 को। ठीक है, महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने विश्वस्त संक्षेपकों के साथ अपनी प्रसिद्ध दांडी यात्रा शुरू की थी। यह यात्रा 241 मील से अधिक लंबी थी, जो साबरमती में गांधी का आश्रम से गुजरात के तटीय गांव दांडी तक थी। स्वयंसेवकों ने 24 दिनों तक पैदल यात्रा की। 5 अप्रैल 1930 को वे दांडी पहुंचे और 6 अप्रैल को उन्होंने समुद्र पानी को उबालकर नमक बनाकर कानून का उल्लंघन कर दिया था, नमक कानून का।
69वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन स्वयंसेवक जो है वह बिहार से दांडी मार्च में शामिल हुए थे। तो कौन से स्वयंसेवक थे जो बिहार से दांडी मार्च में शामिल हुए थे? वे थे आनंद हिंगोरनी, महादेव मार्तंड, गिरिवर्धर चौधरी, दुर्गेश चंद्र दास। तो वो थे गिरिवर्धर चौधरी। ठीक है। कुछ सत्याग्रहों की संख्या और नाम उनके राज्यों सहित इस प्रकार है, जैसे कि गुजरात से 32 आए थे, महाराष्ट्र से 13, उत्तर प्रदेश से 8, कच्छ से 6, केरल से 4, पंजाब से 3, राजपूताना 3, बम्बई 2, दौद भाई और हरीलाल। ठीक है। महिमतपुरा, हरीलाल महिमतपुरा। सिंध से 1, आनंद हिंगोरानी, नेपाल से 2, तमिलनाडु 1, तपन नायर, तमिलनाडु से आए थे, आंध्र प्रदेश से 1, सुब्रमण्यम, उत्कल से 1, मोतीबास दास, कर्नाटक 1, महादेव मार्तंड, बिहार 1, गिरिवर्धर चौधरी, बंगाल 1, दुर्गेश चंद्र दास। ठीक है। 70वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी अधिकतम मानी जाती है। ठीक है। तो कौन से आंदोलन है जिसमें महिलाओं की भागीदारी अधिकतम मानी जाती है? असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, बारदोली मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये कौन सा आंदोलन था? ये था नमक सत्याग्रह। सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं ने बड़े पैमाने पर भाग लिया। हालांकि गांधी जी ने महिलाओं के लिए एक सहायक भूमिका की कल्पना की थी, लेकिन वे अधीर होने लगीं और अधिक सक्रिय भूमिका की मांग करने लगीं। गांधी जी ने महिलाओं में अहिंसा की अंतर्निहित क्षमता के कारण शराब व विदेशी कपड़े की दुकानों पर धरना बैठने देने में उच्च भूमिका के लिए महिलाओं को चुना। सरोजिनी नायडू ने धर्मशाला सॉल्ट वर्क्स पर छापे का नेतृत्व किया था। ठीक है। चलिए 30 प्रश्न और हैं, लगे रहिए आप सभी, अच्छा चल रहा है। ठीक है ना। फटाफट से 30 प्रश्न भी कर लेते हैं, तो आज का हमारा जो टारगेट है वो 100 प्रश्न का वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। चलिए 71वां प्रश्न कह रहा है कि कौन सी घटना पहले घटित हुई थी। बताइए कौन सी घटना पहले घटित हुई थी? दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन, साइमन कमीशन का आगमन और गांधी इरविन समझौता। तो पहले क्या होती है? गांधी इरविन समझौता। ठीक है। साइमन कमीशन का, अच्छा साइमन कमीशन भी था, सॉरी, साइमन कमीशन का आगमन 1928 में ही हो जाता है। ठीक है। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को होती है। भारत छोड़ो आंदोलन जो है 8-9 अगस्त 1942 को होती है। साइमन कमीशन कब आ जाती है? 3 फरवरी 1928 को ही आ जाती है। ठीक है। और गांधी इरविन समझौता कब होता है? 5 मार्च 1931 को होता है। ठीक। गांधी इरविन समझौता कब होता है? 5 मार्च 1931 को। चलिए 72वां प्रश्न कह रहा है कि अभिकथन ए और कारण दिया हुआ है। नमक आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा 1930 में शुरू किया गया था। कारण कह रहा है कि महात्मा गांधी का उद्देश्य गरीबों को मुफ्त नमक उपलब्ध कराना था। ठीक है। कर मुक्त नमक जो है उपलब्ध कराना था। तो कारण जो है वो गलत है। ठीक है। कारण गलत है और ये सही है। मुफ्त नहीं उपलब्ध कराना था, कर मुक्त उपलब्ध कराना था। कर लगा दिया था ना नमक पे भी। ठीक है। आचार्य विनोबा भावे को पहली बार निम्नलिखित में से किसमें भाग लेने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया था? तो देखिए बारदोली सत्याग्रह, चंपारण, सविनय अवज्ञा और असहयोग आंदोलन। तो आचार्य विनोबा भावे को सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण जो है वो क्या कर लिया गया था? गिरफ्तार किया था। उन्होंने महात्मा गांधी के विभिन्न आंदोलनों में भाग लिया। उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार 1930 में क्या कर लिया जाता है? उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। 74वां प्रश्न कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान खुदाई खिदमतगारों, जिन्हें लाल शर्ट के नाम से भी जाना जाता है, के आह्वान का क्या कारण था? ए में कह रहा है कि उत्तर पश्चिम में पख्तून जनजातीय क्षेत्रों का अफगानिस्तान के साथ एकीकरण। बी में कह रहा है कि औपनिवेशिक शासकों को आतंकित करने और अंततः उन्हें बाहर निकालने के लिए आतंकवादी रणनीति और तरीकों को अपनाना। सी में कह रहा है कि राजनीतिक और सामाजिक सुधार के लिए साम्यवादी क्रांतिकारी विचारधारा को अपनाना। डी में कह रहा है कि पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता और उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष। ठीक है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो उत्तर क्या होगा? वो डी होगा, पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता और उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष करना था। तो खुदाई खिदमतगार, जिसे रेड शॉटर्स के नाम से भी जाना जाता है, इनको खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में स्थापित एक स्वयंसेवी संगठन था। ठीक है।
उन्होंने क्या करता है कि पठान क्षेत्रीय जितने भी राष्ट्रवादी होते हैं उनकी एकता और उपनिवेशवाद के खिलाफ एक संघर्ष का आह्वान करते हैं और उनको वेतन भोगियों की स्थिति में सुधार करने की मांग करते हैं। ठीक है, दांडी मार्च के दौरान गांधी जी अपने साबरमती आश्रम में विदेशी पत्रकारों के साथ रहे थे। रिचर्ड ग्रे, कर्बी फेच, वेब मिलर और लुई फिशर। तो कौन थे? वो थे वेब मिलर। ठीक है, वेब मिलर एक अमेरिकी पत्रकार थे जो दांडी मार्च के दौरान गांधी जी के साबरमती आश्रम में उनके साथ रहे थे। उन्होंने धरसाना में पुलिस की भीषण जातियों के बारे में लिखा था। एक पत्रकार के तौर पर मैंने पिछले 18 सालों में कई विद्रोह देखे हैं। मैंने दंगे, सड़कों पर नरसंहार और विद्रोह देखे हैं, लेकिन मैंने धरसाना जैसी भयानक घटना कभी नहीं देखी। ये लिखे थे उन्होंने। क्षेत्र में कह रहा कि भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो भागलपुर में जो है नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया श्री कृष्ण महादेव लाल सर्राफ, कुमार मिश्रा और शाहजानंद सरस्वती। तो कौन किया था? वो किया था महादेव लाल सर्राफ। ठीक है, भागलपुर के बिहपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेव लाल सर्राफ, दीप नारायण सिंह, रामेश्वर नारायण अग्रवाल, कैलाश बिहारी लाल और जहरूल हसन हाशमी ने किया था। ठीक है, कौन? तो जहरूल हसन हाशमी ने किया था। 77 में कह रहा है कि बिहार में नमक सत्याग्रह के दौरान नमक बनाने के अलावा लोगों ने किस कर का विरोध करके सरकार का विरोध करने का विकल्प चुना था? कौन था वो था मलबा कर, शराबबंदी कर, बंदोबस्ती। उपरोक्त में से कोई नहीं। चौकीदारी टैक्स को करना था कम। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नमक बनाने के अलावा लोगों ने सरकार का विरोध करने के लिए चौकीदारी कर का विरोध किया। यह कर गांव के चौकीदार के मुआवजे के लिए किसानों से वसूला जाता था, जो एक तरह से पुलिस थे। 1930 में किसानों ने यह कर देने से क्या कर दिया था? मना कर दिया था। ठीक है, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय कह रहा है कि डंडा फौज का गठन किसने किया था? तो डंडा फौज का गठन कह रहा है किसने किया था जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय? सोहन सिंह, रोशनलाल, चमनदीप, खड़ग सिंह। तो कौन थे वो थे चमनदीप। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब में चमनदीप के नेतृत्व में डंडा फौज अस्तित्व में आई, जो लाठियों और चिड़िया मार बंदूकों से लैस होकर सड़कों पर निगरानी करते और पोस्टर चिपकाते थे। ठीक है, 79 प्रश्न कह रहा है कि गांधी इरविन समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी को आसान बनाना, सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करना, सभी क्रांतिकारियों को मुक्त करना, नमक पर कर समाप्त करना। ठीक है, तो ये था गोलमेज वाला। क्या था ये था कि गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी को आसान बनाना। देखिए, गांधी इरविन समझौता गांधी जी और भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के द्वारा 5 मार्च 1931 को लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पहले जो है हस्ताक्षरित एक राजनीतिक समझौता था। ठीक है, इसमें शर्तें क्या दी गई थी? कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद किया जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया जाएगा, ब्रिटिश सरकार द्वारा जारी सभी अध्यादेशों को वापस लेना होगा, जो कांग्रेस की गतिविधियों पर अंकुश लगाते थे उन सारे अध्यादेशों को वापस लेना होगा, हिंसा से जुड़े मुकदमे को छोड़कर सभी मुकदमे को वापस लेना होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के लिए गिरफ्तार किए गए कैदियों की रिहाई होगी। ठीक है, चलिए 80 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 80 नंबर कह रहा है कि गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं था? तो क्या शामिल नहीं था उसको चुनाव करना है। कह रहे कांग्रेस को गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित करना शामिल नहीं था, बिल्कुल शामिल था। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में जारी अध्यादेशों को वापस लेना, ये भी सही, ये सही था। ठीक है, सही है। पुलिस जातियों की जांच के लिए गांधी जी के सुझाव को स्वीकार करना, केवल उन कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का आरोप नहीं है। तो डी शामिल था, सी इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पुलिस जातियों की जांच के लिए गांधी जी के सुझाव को स्वीकार करना। तो गांधी इरविन समझौते 5 मार्च 1931 के अनुसार गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या कर लिया था? वापस ले लिया और लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हो गए। उन्होंने ब्रिटिश सम्मानों का बहिष्कार करने पर बंद करने पर भी सहमति जताई। बदले में वायसराय ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के खिलाफ जारी अध्यादेशों को वापस लेने और केवल उन कैदियों को रिहा करने पर सहमति जताई जिन पर हिंसा का आरोप नहीं था। गांधी इरविन समझौते में मध्यस्थ की भूमिका किसने निभाई?
मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, एनी बेसेंट, चिंतामणि। तो तेज बहादुर सप्रू थे। तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर ने गांधी इरविन समझौते में मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार के रूप में लिया? सरोजिनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, एलन कैम्पबेल जॉनसन। कौन लिया था? तो एलन कैम्पबेल जॉनसन ने लिया था। इरविन के जीवनी के लेखक, ठीक है, एलन कैम्पबेल जॉनसन ने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी की उपलब्धि को सांत्वना पुरस्कार कहा और इरविन द्वारा बातचीत के लिए सहमत होना ही एकमात्र आत्मसमर्पण बताया। ठीक है, इरविन द्वारा बातचीत के लिए सहमत होना ही एकमात्र आत्मसमर्पण बताया। निम्नलिखित में से घटनाओं का सही कालानुक्रम चुनना है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन, कांग्रेस का कराची अधिवेशन, भगत सिंह की फांसी, गांधी इरविन समझौता। तो क्या होता है? ये 4, 3, 2, 1 होता है। गांधी जी इरविन समझौता होता है 5 मार्च 1931 को। ठीक है। भगत सिंह को फांसी होती है 22 मार्च 1931 को। कांग्रेस का कराची अधिवेशन होता है 29 से 31 मार्च 1931 को। ठीक है। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है 7 सितंबर 1931 को। 84 में कह रहा है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं है, उसको चुनना है। ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि यह 1930 में आयोजित किया गया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कह रहा है कब हुआ था? 1930 में। यह साइमन कमीशन के समर्थन पर चर्चा करने के लिए हुआ था। यह लंदन में आयोजित किया गया था। इसमें कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया था। ठीक है। तो डी इसमें गलत है। इसमें कांग्रेस प्रतिनिधि ने भाग लिया था, ये गलत है, भाग नहीं लिया था। ठीक है। 85 में कह रहा है कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, मौलाना आज़ाद। ठीक है। तो महात्मा गांधी तो लिए ही थे। और कौन लिए थे? और लिए थे 2 और 3। ठीक है। मतलब सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय। मौलाना आज़ाद भाग नहीं लिए थे। ठीक। तो 7 सितंबर 1931 को 1 दिसंबर 1931 तक आयोजित जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। इस सम्मेलन में सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट ने भी भाग लिया था। 86 में कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की विफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया रचनात्मक कार्यक्रम, हिंसा का सीमित प्रयोग, अंग्रेजों से बातचीत, स्वराज पार्टी का गठन। ठीक है। तो सविनय अवज्ञा तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की विफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया क्या? रचनात्मक कार्यक्रम, हिंसा का सीमित प्रयोग, अंग्रेजों से बातचीत, स्वराज पार्टी का गठन। ठीक है। तो ये रचनात्मक कार्यक्रम पर गांधी जी क्या कहते थे? जोर देते। सविनय अवज्ञा आंदोलन की विफलता के बाद गांधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रमों को महत्व दिया। अक्टूबर 1934 में गांधी जी ने सक्रिय राजनीति से हटकर अपना पूरा समय हरिजन उत्थान को देने का फैसला किया। सितंबर 1932 में महात्मा गांधी ने हरिजनों के कल्याण के लिए अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना की और 1933 में उन्होंने साप्ताहिक समाचार पत्र हरिजन का क्या किया था? प्रकाशित किया था। ठीक है। चलिए 87 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में जो हुआ था मार्च में महात्मा गांधी की लोकप्रियता और प्रतिष्ठा का शिखर मानना है? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद। ये सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और प्रतिष्ठा का शिखर मानते थे। ठीक है। आधुनिक भारतीय इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रमानुक्रम क्या है? मार्ले मिंटो सुधार, गांधी इरविन समझौता, नेहरू रिपोर्ट, जलियांवाला बाग त्रासदी। तो देखिए मार्ले मिंटो सुधार होते हैं 1909 में। ठीक है। मार्ले और मिंटो के द्वारा जो है रिपोर्ट बनाया जाता है, अधिनियम लाया जाता है, इसी को मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में, नेहरू रिपोर्ट आई तो 1928 में और गांधी इरविन समझौता होती है 1931 में। तो ऑर्डर क्या होगा? मार्ले मिंटो सुधार, जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद नेहरू रिपोर्ट, इसके बाद गांधी इरविन समझौता। 89 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किसने कह रहा है भाग नहीं लिया था? महादेव देसाई, प्यारेलाल देसाई, मदन मोहन मालवीय और जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें से किसने भाग नहीं लिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने भाग नहीं लिया था। ठीक है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में जो महात्मा गांधी
के अलावा उनके जो है सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, मदन मालवीय, महादेव देसाई, B.R. अम्बेडकर आदि ने सम्मेलन में भाग लिया था। जवाहरलाल नेहरू ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। प्यारेलाल नैयर ने महात्मा गांधी के निजी सचिव के रूप में भाग लिया था। ठीक है, प्यारेलाल नैयर कौन थे? महात्मा गांधी के निजी सचिव के रूप में लिए थे। 90 नंबर आते हैं। अब 11 क्वेश्चन ही क्या है, हम लोग शतक से दूर हैं। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में क्या कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था महात्मा गांधी ने। ठीक है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक हुआ था और लंदन में आयोजित हुआ था। ये महात्मा गांधी ने इस सम्मेलन में कांग्रेस का क्या किया था? प्रतिनिधित्व किया था। 91 कह रहा है कि महात्मा गांधी कांग्रेस प्रतिनिधि के रूप में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए बम्बई से लंदन के लिए रवाना हुए थे। ठीक है, कहाँ से? MS मुल्तान से, SS कोटी रोसो से, SS राजपुताना से, SS हेक्टर से। तो ये हुए थे SS राजपुताना से। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने गांधी रिमन समझौते 5 मार्च 1931 के बाद कांग्रेस के एकमात्र आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जहाज SS राजपुताना से लंदन गए और लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे। ठीक है, कहाँ ठहरे थे? किंग्सले हॉल में। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कह रहे किस मुद्दे पर असफल हुआ था? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन का डोमिनियन स्टेटस पे। ठीक है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व मंडल पे। दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो दिसंबर 1931 में समाप्त हुआ, जिसमें महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। सांप्रदायिक मामलों पर विवाद के कारण सम्मेलन पूरी तरह विफल रहा। दलित नेता B.R. अम्बेडकर ने दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग की, जिसे गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया। बाद में सांप्रदायिक प्रतिनिधि मंडलों के विवाद के कारण जो है 1 दिसंबर 1931 को दूसरा गोलमेज सम्मेलन क्या होता है? खारिज हो जाता है। 93 में कह रहा है कि निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो कौन लिया था? B.R. अम्बेडकर ने लिया था। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है और तेज बहादुर सप्रू तीनों गोलमेज सम्मेलन में क्या किए थे? भाग लेने वाले प्रतिनिधि थे। 94 में कह रहा है कि 1930 से 32 के दौरान लंदन में भारतीय और ब्रिटिश राजनीतिक नेताओं की बैठक को अक्सर प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के रूप में संदर्भित किया जाता है। गलत कथनों का खोज करना है। पहला कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उनमें से 2 में भाग नहीं लिया था। सम्मेलन में भाग लेने वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अलावा अन्य भारतीय पार्टियां पूरे भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करती थी, बल्कि वर्गीय हितों का प्रतिनिधित्व करती थीं। ठीक है, ध्यान रखना है, गलत कथन को खोजना है। ब्रिटिश लेबर पार्टी ने सम्मेलन से अपना नाम वापस ले लिया था, जिससे सम्मेलन की कार्यवाही पक्षपातपूर्ण हो गई थी। यह 3 सत्रों में आयोजित सम्मेलन का उदाहरण था, न कि 3 अलग अलग सम्मेलन का। ये 3 अलग अलग सम्मेलन था। ठीक है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा D। यह 3 सत्रों में आयोजित सम्मेलन का उदाहरण था, न कि 3 अलग अलग सम्मेलन का। ये गलत कथन है। प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 3 सत्रों वाले अलग अलग सम्मेलन नहीं थे, बल्कि आदर्श रूप से एक ही सम्मेलन के 3 सत्र थे। एक ही सम्मेलन के 3 सत्रों को 3 अलग अलग सम्मेलन कहना गलत होगा। गोलमेज सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य साइमन कमीशन रिपोर्ट और राजनीतिक स्थिति में सुधार पर चर्चा करना था। ठीक है, प्रश्न क्या था? गलत कथन को खोजना है। तो ये D क्या था? गलत कथन था। सांप्रदायिक पंचाट के संबंध में क्या निम्न कथनों में से सही कथन का चुनाव करना है। ठीक है, सांप्रदायिक पंचाट। पहला कथन कह रहा है कि सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। दूसरा कथन कह रहा है कि इसमें पहली बार दलितों के लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया था। तीसरा कह रहा है कि इसमें दलितों को अल्पसंख्यक बताकर हिंदुओं से विभाजित करने का प्रयास किया गया था। तो कितने कथन कह रहा है इसमें सही है? इसमें जो है तीनों ही कथन क्या है? सही हैं। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा गोलमेज सम्मेलनों की असफलता के बाद 16 अगस्त 1932 को की गई थी। रैमजे मैकडोनाल्ड ने पृथक निर्वाचन द्वारा भारतीय हिंदू समुदाय को तोड़ने एवं संगठन को कमजोर करने का प्रयास किया था। ठीक है, 96 नंबर कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी। ठीक है, दूसरा हम कह रहे हैं पूना पैक्ट में स्थानीय निकायों और सिविल सेवाओं में दलित वर्गों के लिए, दलित लोगों के प्रतिनिधित्व के लिए विशेष प्रावधान किए गए थे। तो कितने कथन सही हैं? तो दोनों ही कथन इसमें क्या है? सही है।
प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था तथा तृतीय और प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया था। पूना समझौते में कांग्रेस ने सहमति व्यक्त की कि स्थानीय निकाय और सिविल सेवाओं में दलित वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। 97 में कह रहा है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संबंध में असत्य कथन को चुनना है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 पटना में हुई थी। इसके संयोजक और संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। इसका उद्देश्य समानता आधारित समाजवादी व्यवस्था की स्थापना करना था। इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में पटना में हुई थी, ये कथन सही है। इसके संयोजक संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। इसका उद्देश्य समानता आधारित समाजवादी व्यवस्था की स्थापना करना था। हमको चुनना क्या था? असत्य कथन चुनना था, जबकि तीनों ही कथन क्या है? इसमें सही है। ठीक है, 98 में कह रहा है कि महात्मा गांधी ने 1932 में आमरण अनशन किया। मुख्यतः इसलिए क्यों किया था? क्योंकि गोलमेज सम्मेलन भारतीय राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरा करने में विफल रहा था। कांग्रेस और मुस्लिम के बीच मतभेद था। रैमजे मैकडोनल्ड ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी। इस संदर्भ में ऊपर दिए गए ABC में से कोई भी सही नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा रैमजे मैकडोनल्ड ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी। ठीक है, 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल्ड के सांप्रदायिक निर्णय के विरोध में यरवदा जेल में अपना पहला आमरण अनशन शुरू किया था। 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और BR अम्बेडकर के अनुयायियों के बीच पुनः पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए। इसके बाद इसे मंजूरी दे दी गई और 26 सितंबर 1932 को अनशन समाप्त हो गया। गोलमेज सम्मेलन के संबंध में सही कथन को चुनना है। कह रहा प्रथम गोलमेज सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू ने व्यक्तिगत खर्च पर भाग लिया था। महात्मा गांधी ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लेकर सांप्रदायिक पंचायत को स्वीकार किया था। एनी बेसेंट ने गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। भीमराव अम्बेडकर ने दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व तीनों सम्मेलन में किया था। तो कह रहा है कि गोलमेज सम्मेलन के संबंध में सही कथन को चुनना है, तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। डॉक्टर अम्बेडकर जो है वह दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व तीनों सम्मेलन में किया था। ठीक है, कांग्रेस ने सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे? तो गांधी जी कर रहे थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब होते हैं? नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक चलता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब होते थे? तो सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक चलता है। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो नवंबर से दिसंबर 1932 तक चलता है। ठीक है, अंतिम प्रश्न है आज के सेशन का। इसमें कह रहा है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में की गई थी। तो किनके द्वारा की गई थी? जवाहरलाल नेहरू और विनोबा भावे के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू और जयप्रकाश नारायण के द्वारा, प्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा, अशोक मेहता और राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। तो किनके द्वारा की गई थी? इसका उत्तर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा। ठीक है, तो 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की जाती है। इनके संस्थापक कौन थे? संयोजक कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। आचार्य नरेंद्र देव और अशोक मेहता आदि संस्थापक सदस्य थे। JP नारायण को महासचिव नियुक्त किया गया और आचार्य नरेंद्र देव ने पार्टी के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। ठीक है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने विकेंद्रीकृत समाजवाद को बढ़ावा दिया था। तो आज का ये टॉपिक हमारा क्या होता है? ख़त्म होता है। अगला चरण हमारा गांधीवादी चरण होगा। द्वितीय टॉपिक कल भी होगा हमारा। ठीक है, 1935 से लेकर के 1947 तक का जो गांधीवादी चरण है उसको हम लोग कल करेंगे। ठीक है, यानी कि 8वां दिन का टॉपिक हमारा उसमें चलेगा। तो आपसे अनुरोध है कि ये आपको सेशन जो है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जल्दी से जल्दी सबको पहुँचाइए। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।